सो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी लोग? ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है। हाँ, सभी लोग फटाफट ज्वाइन करो। ठीक है। एंड वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट। जो बचा रहेगा, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है पार्लियामेंट का सेक्शन, वो कंप्लीट करते हैं। जस्ट आफ्टर दैट हम बजट की तरफ बढ़ेंगे। खुश रहो मेरे बच्चे। ठीक है। बाकी बच्चों को थोड़ा सा, वी आर जस्ट वेटिंग जस्ट ओनली फॉर 2 मिनट। खुश रहो सभी लोग, खुश रहो। ठीक है। गुड मॉर्निंग, राम राम बच्चे। ठीक है, फाइन। ठीक है। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग। किसी का कुछ डाउट है कल की क्लास का? किसी का कुछ डाउट है तो बोल दो। राम राम बेटा। ठीक है। सो आई थिंक अभी स्टार्ट करें। कोई डाउट नहीं होता, ये लोग या तो ये लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं या फिर पता नहीं क्या कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, जय हिंद बच्चे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। डाउट क्यों नहीं होते आप लोगों को? हाँ, डाउट क्यों नहीं आ रहे? जय हिंद, माई हर्ट म्यूजिक। राधे राधे बच्चे। ठीक है, नाम नहीं लूंगा मैं इस बच्चे का। गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, गुल्लू मुल्लू मॉर्निंग। हाँ, ये बच्चा अभिषेक, रोज गुल्लू मुल्लू मॉर्निंग करते हो तुम। ठीक है, कल की क्लास का कोई डाउट है? अरे डाउट क्यों नहीं आ रहा है? तुम लोग पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? सिर्फ क्लासेस सुबह सुबह, इतनी सुबह सुबह उठ के जो है। अच्छा, होशियार हो गए हैं, डाउट नहीं है। अरे गजब। ठीक है। ठीक है। अच्छा, क्यों नहीं लेंगे? हाँ अभिषेक लिया तो और कितना नाम लूं? चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, कल मैंने आपको कुछ मेजोरिटीज बताई थी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं बताया था। अभी उसको ऐसे पेंडिंग रखो। मेजोरिटी की पूरी क्लास है, बस क्लास देख रहा। हाँ ठीक है। जय हिंद अखिलेश। ठीक है, तो नाउ ठीक है, अभी हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं क्लास। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। कल मैंने आपको कुछ मेजोरिटीज बताई थी। दो ही मेजोरिटी बताई थी, सिंपल मेजोरिटी और इफेक्टिव मेजोरिटी। अभी एब्सोल्यूट वगैरह छोड़ दो। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब सिंपल सा होता है क्या? 50% प्लस वन ऑफ टोटल हाउस। प्रेजेंट एंड वोटिंग का नहीं, टोटल हाउस का 50% प्लस वन। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, मेरी बात समझ भाई। अभी उसको छोड़ो, क्योंकि उसमें स्पेशल मेजोरिटी पढ़ानी है 3 टाइप की, और मैंने मेजोरिटी की एक अलग से क्लास लगवाई है, तो वहां पढ़वाएंगे। हाँ ठीक है। और कितनी? ये बात तो है अभिषेक, तुम ना डांट सुनने का काम तो मतलब मुझे नहीं लगता करते हो। फिर किस बात पे तुम्हें डांट सुनाऊं मैं? ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग। अब बस करो, अब गुड मॉर्निंग अब नहीं होगा। ठीक है, अब तुम्हारी मॉर्निंग होने वाली है पढ़ने वाली। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, उनका जो कार्यकाल क्या होता है बताओ? जब तक वो एमपी रहते हैं तब तक उनका कार्यकाल होता है। अगर वो रिजाइन देना चाहें तो किसको दे सकते हैं? डिप्टी स्पीकर को। और सेम गोज विद डिप्टी स्पीकर। ये अलग से कोई शपथ वगैरह नहीं लेते हैं। मतलब आप अपना ऐसा दिमाग मत लगाना कि ये शपथ बहुत अलग से लेते होंगे। मान लो चलो ये लोकसभा है। ठीक है, ये लोकसभा है। अब लोकसभा डिसॉल्व होती है। लोकसभा का डिसोल्यूशन होता है, मतलब लोकसभा भंग की जाती है, मतलब विघटन होता है। ठीक है। तो अब मान लो ये पहली लोकसभा है, ये 17वीं लोकसभा है, 17वीं लोकसभा से चलो 18वीं लोकसभा में आते हैं, 17 से 18 में आते हैं। ठीक है। तो अच्छा ये बताओ, जब यहाँ पे इनका सबका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, दो कंडीशन मतलब देखो, दो तीन कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन क्या होता है कि इनका कार्यकाल पूरा हो जाए, मतलब हर 5 साल में चुनाव कराना होता है, तो 5 साल में चुनाव हो जाए। ठीक है। इमरजेंसी वाली मतलब एक्सेप्शनल चीजें भूल जाओ। ठीक है, समझ में आया? एक्सेप्शनल भूल जाओ कि अभी इमरजेंसी लगेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये 17th लोकसभा है और ये 18th लोकसभा है। ठीक है, चुनाव होता है। क्या कर दिया मैंने?
ठीक है, ये 18th लोकसभा है। अब आराम से यहीं पे समझना, जितने स्पीकर डिप्टी स्पीकर जो भी चीजें होती हैं सब यही समझ लेना, दूसरा कुछ पॉइंट आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये 18th लोकसभा है। अब सुनो, अब इनका कार्यकाल पूरा हो गया, ठीक है, ये किसी कारणवश चलो मान लो ये डिसॉल्व हो गई, क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। जैसे ही कार्यकाल इनका पूरा हुआ, राष्ट्रपति कौन भंग करता है, विघटन कौन करता है, राष्ट्रपति तीन चीज करते हैं ना, तो जिसमें से एक विघटन भी करते हैं, कौन करते हैं बताओ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये विघटन कर दिया इन्होंने। लेकिन जब इसका विघटन हुआ तो जो इस हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर था वो कौन था, स्पीकर। स्पीकर अपना पद नहीं त्यागता है, वो अपना पद त्यागता ही नहीं, समझ आया, जब तक कि नई लोकसभा चुन के नहीं आ जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पे क्या आ गई, अब न्यूली इलेक्टेड आ गई, मतलब नई चुनी हुई, ठीक है, न्यूली इलेक्टेड लोकसभा आ गई। अब जब न्यूली इलेक्टेड लोकसभा आ गई और इसकी पहली बैठक हो गई, ठीक है, तो इसकी जब पहली बैठक होगी तब ये क्या है, तब ये स्पीकर अपना पद त्याग देंगे, तब अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगाना कि वो इस्तीफा नहीं दिया तो वो बोला मैं इस्तीफा दूंगा ही नहीं, तो ये सब चीजें नहीं होती हैं, ये सिर्फ चीजें सिर्फ सोचते हो आप, मतलब होगा ही होगा, ऐसा कंपलसरी है। सुनो, तो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा जैसे ही आता है ना बच्चे, और जैसे ही इसकी पहली बैठक होती है, उस पहली ही बैठक में देखो यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, प्रोटेम, मतलब प्रो टेम्परेरी, मतलब एक टेम्परेरी क्या बनते हैं, स्पीकर बनते हैं। और ये जो टेम्परेरी स्पीकर बनेंगे ना, जो प्रोटेम स्पीकर बनेंगे, ठीक है, इनको कौन अपॉइंट करेगा बताओ, इनको करते हैं अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। मैंने क्या बोला, अब यहीं पे सारी चीजें सीखनी है, इससे आगे कुछ है नहीं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब प्रोटेम स्पीकर जैसे ही अपॉइंट हो गए, ठीक है, मीटिंग चली, सारी चीजें हो गई, सबको शपथ दिलाएंगे, ये जितने एमपीज इलेक्ट होके आएंगे सबको शपथ दिलाएंगे, सबको क्या दिलाएंगे बताओ, शपथ दिलाएंगे। ठीक है, जितने इलेक्टेड एमपीज होंगे, जो न्यूली इलेक्टेड एमपीज होंगे, सबको शपथ कौन दिलाएगा बताओ, प्रोटेम स्पीकर, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अब सुनो, अब मैंने कल आपको क्या बोला था, सर इफ न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड विल ही लीव हिज पोस्ट एंड विल दैट न्यू स्पीकर कम, नहीं समझ पा रहा हूं मैं आपकी बात, आप कह रहे हो कि इफ न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड, ठीक है, विल ही लीव हिज पोस्ट एंड विल दैट न्यू स्पीकर कम। अब सुनो, मैंने यहां जो समझाया बस उतना समझो, आप बोल रहे हो कि वो इलेक्ट भी होगा और वही आएगा, या फिर सेंटेंस अच्छे से फ्रेम करो। सुनो मेरी बात ध्यान से, कल क्या बोला था, ठीक है, कल क्या बोला था, मैंने बोला था जो स्पीकर हैं या डिप्टी स्पीकर हैं वो कोई अलग से शपथ नहीं लेते हैं। ठीक है, वो कोई अलग से शपथ नहीं लेते, वो किसकी शपथ लेते हैं, एमपी की ही शपथ लेते हैं। इसका मतलब अब आगे चलकर स्पीकर चुने जाएंगे, लेकिन स्पीकर चुनने की डेट कौन अनाउंस करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये इनका काम खत्म, ये जो प्रो टेम्परेरी, ये टेम्परेरी स्पीकर थे ना, तो इनका काम खत्म। अब स्पीकर चुने जाएंगे, स्पीकर तो लोकसभा में ही चुने जाएंगे, और स्पीकर के चुनने की जो डेट होगी वो कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, बस इतनी सी बात है, ये क्रोनोलॉजी समझ लो, कभी भूलोगे ही नहीं। ठीक है, सुनो, वापस से समझ गए, यहां पे क्या हुआ बताओ, यहां पे क्या हुआ, यहां पे मान लो लोकसभा का विघटन हुआ, नई इलेक्टेड लोकसभा आई, फिर उसमें से क्या हुआ, एक प्रो टेम्परेरी मतलब प्रोटेम स्पीकर चुना गया, टेम्परेरी स्पीकर चुना गया, जिसने सबको शपथ दिलाई, ध्यान से सुनना, सारे न्यूली इलेक्टेड एमपीज को शपथ दिलाई। अब जब ये, फिर उसके बाद स्पीकर के चुनने की डेट डिसाइड की जाएगी लोकसभा में। ठीक है,
तो स्पीकर जब चुना जाएगा तो वो साधारण बहुमत से चुना जाएगा, मतलब 50% प्लस वन अगर वोट पड़ गए, मतलब टोटल वोट जो कास्ट होते हैं उसके 50% प्लस वन किसके पक्ष में पड़ गए, स्पीकर के पक्ष में पड़ गए, तो वो स्पीकर चुन लिए जाएंगे। ठीक है, अब सुनो, ध्यान से सुनो। सामान्यतः ऐसा क्या होता है, रूलिंग पार्टी का स्पीकर, सामान्यतः बोल रहा हूं मैं, रूलिंग पार्टी का स्पीकर होता है। ठीक है, तो जब ये स्पीकर चुने जाएंगे, इनकी डेट को निर्धारित करेगा प्रेसिडेंट निर्धारित करेंगे। अब सुनो, अब बात आती है, अब बोलो, अब क्या बोलोगे आप कि वो स्पीकर चुने गए, आप वो शपथ लेंगे, तो फिर क्या होगा, शपथ वगैरह नहीं लेंगे वो। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो अलग से कोई शपथ नहीं लेते, जो एमपी की शपथ ले लिए बस वही। भंग होने का सीधा सीधा मतलब है, मान लो मैंने आपको क्या बताया, जैसे आप, अभी गवर्नमेंट चल रही है, अब ये लोकसभा चल रही है ना, लोकसभा कार्य में है, लोकसभा में जनरली एमपीस का जो कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। अगर उससे पहले ही कुछ इश्यूज हो गए, इश्यूज मतलब मान लो जो गवर्नमेंट है उसने अपना बहुमत नहीं साबित किया, या बहुत सारे लोग 2/3 मतलब जो पार्टी है वो क्या हो गई, डिवाइडेड हो गई, 2/3 पार्टी किसी, 2/3 मेंबर्स किसी और पार्टी में शामिल हो गए, ये बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब सरकार अपना बहुमत साबित ना कर पाए, या फिर लोकसभा का कार्यकाल ही पूरा हो जाए 5 साल के बाद, तो लोकसभा भंग हो जाती है, भंग हो जाती मतलब खत्म हो जाती है, उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं लोकसभा का भंग होना। ठीक है, अब सुनो, प्रोटेम स्पीकर दिलवाता है एमपी को शपथ। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, प्रोटेम स्पीकर दिलवाता है, यहां बोला ना कि प्रोटेम स्पीकर जो है अपॉइंट होता है और वो शपथ दिलवाता है सभी न्यूली इलेक्टेड एमपीस को। तो स्पीकर कोई अलग से शपथ नहीं लेंगे। सुनो, आप ध्यान से सुनो, अब ये जो स्पीकर है ना, अब ये डिसाइड करेंगे किसके इलेक्शन का, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन की डेट स्पीकर डिसाइड करता है, इस बात का बहुत ध्यान रखना। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ओम बिरला है सर जी, पुराने स्पीकर का क्या होगा, ये गए इसीलिए टेम्परेरी थे, पुराने स्पीकर तो यहीं चले गए थे, जैसे नई इलेक्टेड, जैसे नई ही लोकसभा आई वैसे ही वो गए। ठीक है, लेकिन क्यों बताया मैंने कि वो बने रहते हैं पद पे, वो अपने पद पे बने रहते हैं, क्यों बताया, क्योंकि स्टेटमेंट यूपीएससी ने पूछा कि जैसे ही लोकसभा भंग होती है तुरंत ही स्पीकर को अपना पद त्यागना पड़ता है, तो यह कथन गलत है। समझ में आया, तो गलती मत करना, बस इतनी सी बात है। अब सुनो, अब इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है, हाँ, अब कल मैंने इफेक्टिव मेजोरिटी से किसको हटाने की बात की थी बताओ, अब इनके हटाने का भी प्रोसेस समझ लेते हैं, और कुछ है नहीं। सुनो, तो कल आपने वाइस प्रेसिडेंट के हटने का देखा था, उसमें क्या था, वाइस प्रेसिडेंट जो थे, एकदम सिंपल बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने इफेक्टिव मेजोरिटी आपको समझा दी थी, तो अब मैं सिर्फ बताऊंगा कि क्या। तो जब वाइस प्रेसिडेंट, यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा हूं बताओ, रिमूवल बता रहा हूं। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाएगा बताओ, इनको हटाने का जैसे ही प्रस्ताव आएगा, सुनो, ठीक है, इनको हटाने का जैसे, मतलब वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के प्रस्ताव के लिए 100 लोग, 50 लोग, किसी की जरूरत नहीं है, किसी के सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, एक पर्सन भी ला सकता है। एमपीस क्या दोबारा ओथ लेंगे, पुराने एमपीस दोबारा क्यों ओथ लेंगे, पुराने एमपीस तो चले गए, उनका कार्यकाल खत्म हो गया लोकसभा के डिसोल्यूशन के साथ में, जो पुराने एमपीस थे वो गए। बात समझ आई। ठीक है, अब पूरा फोकस यहां करो। सुनो, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए क्या हुआ बताओ, ठीक है, रिजोल्यूशन आया, लेकिन सबको, चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट के बाद मैं बता रहा हूं, फिर डेप्यूटी चेयरमैन, मतलब वाइस प्रेसिडेंट को चेयरमैन बोला जाता है, फिर डिप्टी चेयरमैन के रिमूवल के बारे में बता रहा हूं, फिर मैं आपको स्पीकर के रिमूवल के बारे में बता रहा हूं, फिर मैं आपको डेप्यूटी स्पीकर के रिमूवल के बारे में बता रहा हूं। इसीलिए मैं किसी के रिमूवल के बारे में बता नहीं रहा था, साथ में बताएंगे। ठीक है, अब सुनो, तो वाइस प्रेसिडेंट सबको 14 दिन का नोटिस चाहिए, मतलब जितने भी लोगों को हटाना होगा रिजोल्यूशन लाने से पहले 14 डेज एडवांस नोटिस चाहिए। ठीक है, बस एक पॉइंट ये याद रख लो, 14 डेज एडवांस नोटिस चाहिए। समझ में आई बात। ठीक है, अब यहां देखो, वाइस प्रेसिडेंट, सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट का डिफरेंट है बस, और कुछ नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट का क्या करते थे, सबसे पहले राज्यसभा में रिजोल्यूशन आते थे, रिजोल्यूशन कहां बताओ, रिजोल्यूशन आएगा राज्यसभा में,
और यहां पे पास होगा क्या, इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब प्रभावी बहुमत से। और फिर ये कहां पे जाएगा रिजोल्यूशन, बताओ। फिर ये जाएगा लोकसभा में, और लोकसभा में कैसे, सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, साधारण बहुमत। उम्मीद है कुछ लोग नोट्स तो बना रहे होंगे। अब यहां पे देखो, ध्यान दो, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। अब जो डिप्टी चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन मतलब वाइस प्रेसिडेंट को इस तरीके से हटाए जाने का रीजन क्या है, इनको चुना किसने था, लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर्स ने चुना था। तो इसलिए इनको हटाने का जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में भी पास हो रहा है और लोकसभा में भी पास हो रहा है। इस बात का ध्यान देना, बस यही लॉजिक है और कुछ नहीं है। लेकिन राज्यसभा में कौन सी मेजोरिटी है, इफेक्टिव मेजोरिटी है। समझ में आया, 67 आर्टिकल 67 क्लॉज बी है इनको हटाने का प्रावधान। तो उसमें लिखा है कि हटाया कैसे जाएगा, रिजोल्यूशन लाके ऑफ द देन मेंबर। देन मेंबर मतलब इफ दे आर रिमूव्ड दे विल गेट सैलरी। क्यों सैलरी पाएंगे, ठीक है, रिमूव तो खत्म ना, सैलरी क्यों। अब सुनो, पहले मेरी बात सुनो, मतलब ऐसे क्वेश्चन मत पूछो। यहां पे देखो, तो इनको हटा दिया गया, राज्यसभा से कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए समझा रहा हूं बार बार। फिर उसके बाद लोकसभा में प्रस्ताव आया, लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग का कितना, 50% से ज्यादा, बस इतना ध्यान रखना। मूव करने का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है, ठीक है, क्यों नहीं किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में ही किया गया है। मैं आपको अनुच्छेद बता रहा हूं ना, 67, 67 और सब क्लॉज बी, और उसमें बताया भी गया है कि मेजोरिटी कितनी चाहिए। ठीक है, जो जजेस हैं उनका जिक्र नहीं किया गया, जजेस को हटाने का जो रिमूवल है वो जजेस इंक्वायरी एक्ट में है। ठीक है, जो बता रहा हूं पहले सुनो। तो ये हट गए, इनका रिमूवल खत्म। ठीक है, अब डिप्टी चेयरमैन का देखो, डिप्टी चेयरमैन को कौन चुनता है, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से चुने जाते हैं। इनको चुनने के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारना है। ठीक है, चुनने के लिए भी इनके जो कलीग्स होते हैं, मतलब जो राज्यसभा का कोई भी मेंबर, इनको चुनने के लिए एक प्रस्ताव लाया जा सकता है कि इस पर्सन को हमें डिप्टी चेयरमैन बनाना है। और फिर सिंपल 50% से ज्यादा अगर वोट इनको मिल गए इनके नाम को, तो ये डिप्टी चेयरमैन बन जाते हैं, पहली बात। अब ये हटेंगे कैसे, इनके हटाने का भी रिजोल्यूशन लाया जाता है, कहां बताओ, कहां, राज्यसभा। और ये कैसे हटेंगे, राज्यसभा में अगर ये इफेक्टिव मेजोरिटी से पास हो गया तो ये हट गए, समझो क्या हो गए, बताओ। राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी से पास हुआ कि ये खत्म। ठीक है, अब दिमाग मत लगाना कि इसीलिए एक जगह लिखा रहा हूं, इसलिए ये ज्यादा मत सोचना कि क्या इनका लोकसभा में नहीं पास होगा, नहीं लोकसभा में पास नहीं होगा। ठीक है, अब सुनो, अभी स्पीकर कहां चुने जाते हैं बताओ। सबसे पहले 14 दिन की एडवांस नोटिस सबको देनी होगी, ये बताया मैंने। ठीक है, पहली बात तो ये कि जब स्पीकर को हटाना होगा तो यहाँ पे 50 जो मेंबर्स होंगे, मतलब जो 50 सदस्य हैं, उनके द्वारा जो प्रस्ताव होना चाहिए वो साइंड होना चाहिए, समर्थित होना चाहिए। समझ में आया, समर्थित होगा। उसके बाद लोकसभा में, ठीक है, हिंदी में लिख दूं क्योंकि हर जगह इफेक्टिव मेजोरिटी लिख रहे हैं। कहां पे, लोकसभा में। मतलब लोकसभा में पास हो गया ये प्रभावी बहुमत से, तो स्पीकर भी गए। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। सुनो, और डिप्टी स्पीकर का एकदम सिंपल है। अब इनके लिए रेजोल्यूशन सिर्फ आना चाहिए, जहां 50 मेंबर नहीं लिख रहा हूं वहां पे, मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, नहीं चाहिए किसी का सिग्नेचर वगैरह, सिर्फ रिजोल्यूशन लाना है। ठीक है, रिजोल्यूशन आया कहां, लोकसभा में।
और ये कैसे पास हुआ? प्रभावी बहुमत से, मतलब इफेक्टिव मेजोरिटी से। सभी लोग मुझे तुरंत कमेंट करके बताओ कि प्रभावी बहुमत क्या होता है, फटाफट बताओ, तुरंत बताओ कमेंट में, प्रभावी बहुमत क्या है? क्या है इफेक्टिव मेजोरिटी? हाँ, तुरंत बताओ। ठीक है, 50 मेंबर लोकसभा या राज्यसभा के? मेरे बच्चे, पहली बात तो डिप्टी चेयरमैन के लिए कोई 50 मेंबर की आवश्यकता नहीं है। ये आवश्यकता किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ स्पीकर के लिए। अब यही तो मैं आपको समझा रहा हूं, सुनो मेरी बात, कंफ्यूज मत होना, इसीलिए सबका साथ में लिखवाया है। सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट को छोड़कर, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रस्ताव होता है वो राज्यसभा में भी आता है, लोकसभा में भी। पहले वो राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पास हो जाएगा, फिर लोकसभा में आएगा और लोकसभा में साधारण बहुमत से पास होगा। लेकिन जो डिप्टी चेयरमैन है और स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, बताओ डिप्टी चेयरमैन कहां होता है? राज्यसभा में। तो जो प्रभावी बहुमत से रिजोल्यूशन पास होगा वो सिर्फ और सिर्फ कहां होगा? राज्यसभा में होगा। समझ में आया? और इनको हटाने के लिए किसी की सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। और स्पीकर, स्पीकर कहां हटाए जाएंगे बताओ? लोकसभा में। तो सिग्नेचर किसका चाहिए होगा? लोकसभा के सदस्यों का। समझ में आ रही है बात? ठीक है, वैसे ही डिप्टी स्पीकर को कहां हटाया जाएगा? लोकसभा में। तो इस बात का ध्यान रखना। प्रेजेंट का, एक बच्चा बोल रहा है प्रेजेंट एंड प्रेजेंट का, प्रेजेंट एमपीज का 50% प्लस वन, टोटल मेंबर ऑफ राज्यसभा का 50% प्लस वन वोट। नहीं, कोई सेटिस्फाइंग आंसर नहीं है। 50% प्लस वन ऑफ टोटल एंड इलेक्टेड इफेक्टिव मेजोरिटी, सबका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतना अच्छा मतलब समझाओ, लेकिन तुम सेटिस्फाइंग आंसर दे ही नहीं रहे हो। इफेक्टिव मेजोरिटी फिर से देख लो, कल क्या बताया था? ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब क्या होता है बताओ? कल एग्जाम्पल देके बताया था ना? फिर भी नहीं। सुनो, इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब सिंपल सा होता है कि सदस्यों की कुल संख्या, कल हिंदी में लिखा था, बोलना मत, सदस्यों की कुल संख्या माइनस, घटाना है क्या? रिक्तियां। और बताया था रिक्तियां क्या है? रिक्तियां मतलब, ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी रेफर्स टू मेजोरिटी मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। हाँ, इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ठीक है, अब बच्चा कह रहा है कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ रेफर्स टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट इन द हाउस एट दैट टाइम। एकदम करेक्ट है। ठीक है, अभिषेक जायसवाल ने लिखा है, सुनो, ठीक है, एकदम करेक्ट। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है बच्चे ने, देखो, कह रहे हैं कि द इफेक्टिव मेजोरिटी जो होती है रेफर्स टू अ मेजोरिटी, ठीक है, मोर देन 50%, ठीक है, ऑफ द मेंबर देन इन द हाउस, मतलब उस टाइम पे जो मेंबर होते हैं। अब देखो यहां पे ध्यान से वापस से, बड़ा दुख होता है मुझे, मतलब क्या कर रहा हूं मैं? ठीक है, तो ये इफेक्टिव हो गए, ये इफेक्टिव लोग हो गए, ठीक है, का 50% से अधिक। समझ में आया? कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब हो गया सदस्यों की कुल संख्या और माइनस रिक्तियां। रिक्तियां मतलब जो वैकेंसीज हो गई, मान लो डेथ हो गई किसी की, कोई वैकेंसी हो गई, कोई 2 सीट से लड़ा था। समझ में आया? मान लो, चलो मैंने एग्जाम्पल दिया था किसका? लोकसभा का। वापस से मैं लोकसभा का ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो 543 मेंबर है। अब इस 43 मेंबर में से हुआ क्या कि जो, मान लो 13 मेंबर, 13 छोड़ो, मान लो 43 ही ले लो, तो 43 मेंबर्स है ना, इसमें से कुछ लोगों की क्या हो गई बताओ? डेथ हो गई। कुछ लोग 2 सीट से जीते थे, तो वो वैकेंसी हो गई। 2 सीट से जीते थे, 1 सीट खाली करेंगे। ठीक है,
कुछ पे मतलब क्या है, री इलेक्शन है, ठीक है। कुछ ने रेजिग्नेशन दे दिया, कुछ क्या हो गई, खाली हो गई, वैकेंट। मेरी बात ध्यान से सुनो, तो यही रिक्तियां हैं, मतलब कुल अगर 543 मेंबर में से 43 के साथ ये दुर्घटनाएं हो गई, मतलब 43 सीट खाली हो गई, तो अभी हाउस में टोटल कितनी सीट बची, सिर्फ 500, और 500 बची, और 500 का 50% से अधिक, 500 का 50% से अधिक कितना बताओ, 250 तो 50% हो गया, और एक अधिक, एक बच्चा बोल रहा है मुझे याद तो हो गया था बट गलत ना हो जाए तो, अरे बताओ तो सही, गलत नहीं होगा, कैसे गलत होगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, यहां जितने डाउट आते हैं डाउट ले लो, उससे होगा क्या कि एटलीस्ट एग्जामिनेशन हॉल में ना डाउट नहीं आएंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में जब क्वेश्चन देखते हो ना, वो वहां याद नहीं आते, घर पे आने के बाद याद आता है हाँ ये तो सर ने पढ़ाया था, और सर के पढ़ाने का ही क्या क्या फायदा जब तुम वहां कर ही नहीं पाए। सब छोड़ो, यहां देखो अब, तो इफेक्टिव मेजोरिटी समझ में आया, और इनके हटने का प्रोसेस अब समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गई होगी पिक्चर। ठीक है, अब देखो, एकदम सिंपल है, लोकसभा कैसे हटाया जा सकता है, प्रभावी बहुमत द्वारा। ठीक है, 14 दिनों के नोटिस के बाद, वो मैंने आपको बताया कि जो हटाने का प्रस्ताव होता है वो सबके साथ में 14 दिन का नोटिस है। ठीक है, तो विचार और चर्चा की जा सकती है। अब अब मैंने इससे पहले ही बताया था, बताओ अगर हटाने का प्रस्ताव चल रहा है, चलो मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दो। अब ऐसे 4 स्टेटमेंट आ जाए, 4 स्टेटमेंट एक ही लैंग्वेज में रहेगी, अब बताओ इसमें से गलत कौन सा है। वाइस प्रेसिडेंट को जब हटाया जाता है तो वह प्रथम, मतलब वह पहली बार अपने हटाए जाने के प्रस्ताव पर वोट कर सकता है, लेकिन दूसरी बार नहीं। ठीक है, सेम स्टेटमेंट डिप्टी चेयरमैन का, स्पीकर का, और डिप्टी स्पीकर का, बताओ सही है गलत है। एंड इलेक्टेड हो गए, सर ये भी तो टोटल एंड इलेक्टेड हो गए, क्या टोटल एंड इलेक्टेड हो गए, हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ, टोटल और इलेक्टेड सारे लेके, नॉमिनेटेड वगैरह सब लेके। ठीक है, इतना टेंशन मत लो, जो स्टेटमेंट बोला पहले वो बताओ। वाइस प्रेसिडेंट कभी नहीं कर सकता, हाँ तो वाइस प्रेसिडेंट वोट नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान रखना। जब हटाए जाने का प्रस्ताव चल रहा हो तो वाइस प्रेसिडेंट वहां पे वोट नहीं कर सकता, मतलब जो चेयरमैन होता है वो नहीं कर सकता है, डिप्टी चेयरमैन कर सकता है, स्पीकर कर सकता है, डिप्टी स्पीकर कर सकता है। ये तीनों कब वोट कर सकते हैं, इनके हटाए जाने का मान लो प्रोसेस चल रहा हो, किसके, वाइस प्रेसिडेंट तो कर ही नहीं सकता हटाए जाने के प्रोसेस में, ये कंफर्म हो गया, ये क्लियर, यहां पे गलती नहीं करोगे। अब सुनो, अब छोड़ दो, अब कोई मत करो, अब यहां पे देखो, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ये तीनों वोट कर सकते हैं, लेकिन अब बताओ ये तीनों वोट कब कर सकते हैं, जब हटाए जाने का प्रोसेस हो, तो ये तीनों वोट कब कर सकते हैं, बराबरी की स्थिति में या पहली बार, बताओ फटाफट। हाँ, कब कर सकते हैं, बराबरी की स्थिति में या पहली बार में। रिमूवल प्रोसेस हो गया, रिमूवल प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये वही लिखा है और कुछ नहीं है, कि हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन हो तो वह सदन की बैठक में अध्यक्षता नहीं कर सकता, मतलब उसको हटाए जाने का प्रस्ताव भी पास हो रहा है, और एक बच्चा कह रहा है कि और डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फर्स्ट इंस्टांस में कर सकते हैं, बच्चे बोल रहे हैं पहली बार में कर सकते हैं, पक्का ना, पहली बार में, पहली बार में, फर्स्ट इंस्टांस, गलती तो नहीं कर रहे हो ना फर्स्ट इंस्टांस बोल के, पहली बार, बराबरी की स्थिति में नहीं, बिल्कुल सही, हाँ यही मैं सुनना चाह रहा था। ठीक है, तो ऐसे पढ़ो, थोड़ा अच्छा लगता है जब आंसर आते हैं तो। अब बताओ, ठीक है, ये समझ में आया। सुनो, तो क्या वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन सकता है जब उसके हटाने का प्रस्ताव हो, इसमें से किसी के भी हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं रहेगा, लेकिन बताओ उसको बोलने का अधिकार तो रहेगा ही, और सदन में भाग ले सकता है। ठीक है, कार्रवाइयों में भाग नहीं लेगा, सदन में भाग लेगा, मतलब अपने हटाए जाने के प्रोसेस में फर्स्ट इंस्टांस में कर सकता है, ग्रेट। सुनो, तो सैलरी और अलाउंसेस जो स्पीकर के होते हैं, मैंने आपको सिंपल बताया, वो निर्धारित की जाएंगे किससे, कहाँ निर्धारित की जाएंगे, संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
और ये चार्ज मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे वो चार्ज होते हैं। चार्ज होते हैं मतलब डिस्कशन वगैरह नहीं होता, कुछ नहीं होता। बताओ, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। ठीक, एक क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चन दिया हूं उसको करके आना। ठीक है, तो ये देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज हर ऑफिस इफ ही सी सीजेस टू बी मेंबर ऑफ द असेंबली। अगर मान लो कोई पर्सन, कोई स्पीकर या डिप्टी स्पीकर है, ठीक है, और अगर वो मेंबर नहीं रह जाता है, ठीक है, अगर वो मेंबर, हिंदी में देखो, ठीक है, ये विधानसभा का अध्यक्ष। अब ये विधानसभा के बारे में एकदम सिंपल है, मैंने लोकसभा पढ़ाया, अब विधानसभा एकदम सेम डिक्टो चलती हैं चीजें। यदि विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रह जाता है तो वह अपना पद त्याग देता है। सही है गलत है? पहला स्टेटमेंट। दूसरा, कि जब भी विधानसभा भंग हो जाती है तो अध्यक्ष को तुरंत अपना पद छोड़ देना चाहिए। सही है गलत? बताओ। यहां पे पहला है कि स्पीकर, द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज हर ऑफिस, ठीक है, इफ ही सी सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ द असेंबली। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा है कि व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व द स्पीकर शैल वैकेट हिज हर ऑफिस इमीडिएटली। ठीक है, मैं बताऊंगा ही नहीं कौन क्या बोल रहा है मैं। ठीक है, बच्चे काफी हद तक सही बोल रहे हैं, क्योंकि तुम लोग ना वही चालू हो जाते हो, मैं बताता हूं तो। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें बताना क्या है ये भी ध्यान रखना। क्या बताना है? करेक्ट बताना है, इज करेक्ट। तो ये पढ़ना। हाँ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं ओनली टू करेक्ट है। कौन सा? दूसरा वाला करेक्ट है, बस पहला वाला नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, बताओ फटाफट, जल्दी बताओ तुरंत। ठीक है, सारे बच्चे बोल रहे हैं ओनली टू करेक्ट है। सही है क्या? कौन बच्चा है ये? सूरज यादव। ठीक है, ये बोल रहे हैं सिर्फ टू करेक्ट है एकदम। बताओ सही है ना? हाँ, अच्छा, अभिषेक बोल रहे हैं दोनों सही है। चलो ठीक है, दोनों सही है, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं किससे दुखी हो गया हूं बताओ? मैं किससे दुखी हो गया हूं? हाँ, लगभग लगभग बच्चे, ठीक है, लगभग लगभग 99% बच्चे सही हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, पहला वाला। ठीक है, दूसरा गलत है, दूसरा सही बता रहे हो। कह रहे कि विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा का तो सदस्य नहीं रह जाता। भाई मैंने कल ही बताया था ना कि एमपी मतलब जो स्पीकर है वो कैसे स्पीकर है, अगर उसने वो एमपी नहीं रहेगा तो वो स्पीकर का पद उसका ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, हिंदी में तो है क्वेश्चन, समझ में आया? तो उसका ऑटोमेटिकली वो स्पीकर रह ही नहीं जाता है, वो डिप्टी स्पीकर भी नहीं रह जाएगा, तो जब तक वो सदस्य है तभी तक है। समझ में आया? दूसरा देखो, जब भी विधानसभा भंग हो जाती है तो अभी थोड़ी देर पहले बताया, इनको मैंने 10 मिनट पहले बताया, वो भी सही नहीं किए। देखो यहां पे क्या बताया कि पूरे सदन का विघटन मतलब लोकसभा का विघटन हो जाता है, उसके बाद भी जो स्पीकर है वो अपने पद पे बना रहता है, वो तुरंत पद छोड़ता नहीं है। ठीक है, समझ में आया? आज भी बताइए क्या? चलो ठीक है, समझ में आया? अब देखो कुछ क्वेश्चन है, ये कर लेना। ठीक है, ये पीपीटी में दूंगा तो ये कर लेना, एकदम सिंपल है, कुछ है ही नहीं। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि सारे क्वेश्चन डुएबल, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं जो डुएबल ना हो। ये वह इस्तीफा देना चाहता है तो उसे अपना किसको देना चाहिए? उपसभापति को। ठीक है, इंग्लिश वाला इसका देख लेना। ठीक है, डिक्टो लैंग्वेज। अब इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर बता ही दिया, मतलब मुझे एक्स्ट्रा अलग से बताने की जरूरत नहीं है। डेट किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी? लेकिन सर डिसोल्यूशन के बाद भी तो वो एमपी नहीं रह जाता है। सुनो, डिसोल्यूशन के बाद मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है, डिसोल्यूशन के बाद एमपी नहीं रह जाता, बाकी एमपीज मतलब सभी एमपीज के कार्यकाल नहीं खत्म हो जाते जब तक कि नई वाली लोकसभा चुन के नहीं आ जाती। ठीक है, सिर्फ लोकसभा को डिसॉल्व किया जाता है, जब नए एमपीज आ गए तब उनका क्या हुआ, पद खत्म होता है। ठीक है, पहला दिमाग ये लगाना। दूसरी बात, ये सिर्फ सोचने की बात है, ये सिर्फ मैं सोच रहा हूं, मैं बोल रहा हूं और आप सोच रहे हो। ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस है, तो इस केस में स्पीकर बना रहेगा, इतना दिमाग लगाना। ठीक है, स्पीकर अपने पद पे बना रहेगा, मतलब जब तक इलेक्शन होके दूसरा पर्सन नहीं आ जाता, जब तक चुना नहीं जाता है तब तक वही प्रधानमंत्री कौन रहता है? सुनो सब छोड़ो, क्या जब तक, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री कब तक रहेंगे? जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा उनको प्रधानमंत्री के पद से हटा देंगे?
जैसे इलेक्शन चालू होगा? नहीं। लोकसभा जैसे ही भंग होगी, क्या उनको प्रधानमंत्री के पद से हटा देंगे? नहीं। वो प्रधानमंत्री रहते हैं ना, उसी तरीके से स्पीकर भी, जब तक कि दूसरे प्रधानमंत्री चुन के ना आ जाए। ठीक है, अब सुनो, लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव जो है वो लोकसभा द्वारा अपने ही सदस्यों से किया जाता है। एकदम सिंपल बताया। डेट की कौन निर्धारित करता है, इस बात को ध्यान में रखना। ट्रैप कैसे करेगा यूपीएससी? ये बोलेगा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जो चुनाव की तारीख होती है वो कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति करता है। जबकि स्टेटमेंट गलत है। स्पीकर की तो करता है, डिप्टी स्पीकर की स्पीकर करता है। एक चीज और ध्यान देना, जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है, मतलब डिप्टी स्पीकर स्पीकर के नीचे काम नहीं करता है। ये स्टेटमेंट दे सकता है कि उसके अधीन काम करता है, उसकी इच्छा पर्यंत काम करता है, कुछ नहीं है। वो दोनों समकक्ष होते हैं, बराबर होते हैं। वो किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? सदन के, ना कि एक दूसरे के। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना। अध्यक्ष का चुनाव हो जाने के बाद ही लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है ये एकदम। देखो, स्पीकर का पहले चुना जाएगा, फिर उसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहले डिप्टी स्पीकर इज इलेक्टेड, एंड जैसे ही सॉरी स्पीकर इलेक्टेड, एंड जैसे ही स्पीकर इलेक्ट होगा वैसे ही वो क्या करेगा? डिप्टी स्पीकर के चुनाव की तारीख निर्धारित करेगा। तो इसका मतलब उसके बाद ही चुना जाएगा। ठीक है, डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर इज फिक्स्ड बाय स्पीकर। ठीक है, लिखा है, बट आप इस बात का ध्यान रखना, लिखने से कुछ नहीं होता। समझ में आ गया तो ठीक है। देखो, ये क्या है, बताया था ना, पहली ही क्लास में बताया था कि आमतौर पर ऐसा होता है कि जो स्पीकर होता है वो रूलिंग पार्टी से होता है, और जो डिप्टी स्पीकर होता है वो अपोजिशन से होता है। अगर ऐसा बोल दो कि भारतीय संविधान में दिया है ना ऐसा, ये जो कथन मैंने लिखा है, ये भारतीय संविधान में दिया है कि नहीं दिया है? आमतौर पर अध्यक्ष का चुनाव सत्तारूढ़ या सत्तारूढ़ दल या सत्तारूढ़ गठबंधन से होता है, जबकि उपाध्यक्ष का चुनाव विपक्षी दल, मतलब कि जो स्पीकर होता है वो सामान्यता रूलिंग पार्टी से होता है, और जो डिप्टी स्पीकर होता है वो सामान्यता, बताओ, विपक्ष से होता है। ये संविधान में लिखा है कि नहीं लिखा है? फटाफट बताओ। वार चल रही है, पर वहां पे मार्शल क्यों नहीं लगा? एक बच्चा अलग ही कस्टम है ये। एक बच्चा बोल रहा है नहीं, संविधान में दिया ही नहीं है। हे भगवान, हाँ यही बच्चा सही बोल रहा है। समझ में आया? संविधान में नहीं दिया है, ये कस्टम है, कन्वेंशन है। ठीक है, तो ओथ एंड अफर्मेशन मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी ले चुके होते हैं। जो ओथ एंड अफर्मेशन है वो अलग से कोई सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वो संसद के रूप में ही, संसद सदस्य के रूप में जो ओथ एंड अफर्मेशन लेते हैं वही होता है। टेन्योर डिप्टी स्पीकर का, ठीक है, तो डिप्टी स्पीकर हो कोई भी हो, टेन्योर क्या होगा बताओ? वही होगा जब तक कि वो एमपी हैं तभी तक। ठीक है, लेकिन स्पीकर लोकसभा भंग होने के बाद भी वो कंटिन्यू करता है। इस बात का ध्यान रखना बस। तो डिप्टी स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस। इस्तीफा किसको देंगे? मैंने बताया था ना कि स्टेटमेंट ऐसा सही है कि जो स्पीकर है वो डिप्टी स्पीकर को इस्तीफा देते हैं, और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को इस्तीफा देते हैं। ठीक है, ये एकदम सिंपल है कि भाई मेंबर ही ना रह जाए। ये देखो, अगर सीजेस टू मेंबर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के मेंबर नहीं रह गए तो खत्म। रिजाइंस बाय राइटिंग द स्पीकर, ठीक है, तो रिजाइन कर सकते हैं, या फिर रिमूव कर किए जा सकते हैं रिजोल्यूशन से। रिजोल्यूशन कहां ला जाएगा बताओ? क्या शब्द लिखा है? देखो, ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। ऑल द देन मेंबर्स का मतलब होता है क्या? इफेक्टिव मेजोरिटी। पूरे संविधान में स्पेशल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी कुछ नहीं मेंशन है, सिर्फ अपने हिसाब से सब यूज करते हैं। इस तरीके की लैंग्वेज यूज है। कैसी? 2/3 ऑफ द टोटल हाउस। ठीक है, 2/3 ऑफ द टोटल हाउस एंड एब्सोल्यूट, और 50% +1, मतलब इस तरीके से। ठीक है, शब्द यूज किए गए हैं ना कि सिंपल, डिंपल, पिंपल, ये सब यूज नहीं किए गए। तो वेनेवर द ऑफिस ऑफ डिप्टी स्पीकर फॉल्स वैकेंट, फिर से चुनाव हो जाएगा, नया चुनाव हो जाएगा। ठीक है, जैसे स्पीकर का होता है वैसे ही इनका भी चुनाव हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, रिक्त होता है तो लोकसभा उस रिक्त स्थान को क्या कर देती है बताओ? भर देती है। सैलरी अलाउंसेस सेम सबका कौन निर्धारित करेगा बताओ? कौन निर्धारित करेगा? संसद निर्धारित करेगी। लेकिन ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होते हैं। चार्ज होते हैं मतलब कुछ मत करो, सिर्फ पास कर दो, डिस्कशन भी नहीं कर सकते, पार्लियामेंट उस पर डिस्कशन भी नहीं कर सकती। ठीक है, सिर्फ पास करो बस, और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ अभी थोड़ी देर पहले मुझे, मतलब काफी टाइम से दुख नहीं हो रहा है, पहले क्वेश्चन में दुख हुआ था, इफेक्टिव मेजोरिटी जब नहीं बता पाए तो। इसलिए ध्यान से, ध्यान से। लोकसभा के उपाध्यक्ष का वेतन और भत्ते,
ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। वेतन भत्ते क्या होता है, संचित निधि पर भारित होता है, भारित मतलब चार्ज होता है। लोग सब क्यों, ऐसा क्यों, डिस्कशन क्यों ना हो पाए, तो उसका रीजन होता है ताकि, अभिषेक जायसवाल ने बोला मैंने बताया था, अच्छा आपने बताया था लेकिन बाद में बताया था, ठीक है, तुरंत चाहिए मुझे आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो लोकसभा का अध्यक्ष क्या है, संसद द्वारा निर्धारित नियमित वेतन और भत्ते के हकदार होते हैं। तो एकदम सिंपल है कि कौन निर्धारित करता है, संसद निर्धारित करती है, ठीक है। भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं, इसलिए संसद के वार्षिक मतदान के अधीन नहीं होते, मतलब मतदान वगैरह नहीं होता है। अच्छा। इंजन गर्म होने में टाइम लगता है। इंजन सही करो अपना, ठीक है, तुरंत बताओ। बताओ जितनी गलतियां करनी यही क्लास में कर लो, एग्जामिनेशन हॉल में जाके गलती मत करना, ठीक है। उपसभापति लोकसभा अध्यक्ष के अधीन नहीं होता है, बल्कि वो सीधे लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है, ये बताया है इस स्टेटमेंट का, बिल्कुल ध्यान रखना। ये समनिंग, ये बताया है ना, समन प्रोरोग डिसोल्यूशन, ये सारी चीजें बताई हैं, बताई नहीं बताई हैं, बताई हैं, कोई झूठ नहीं बोलेगा। अच्छा अभिषेक ने बोला मुझे टाइपिंग करने में टाइमिंग लगता है, ठीक है, अब हो गई टाइपिंग, अब थोड़ी देर रुक जाओ ऐसे, ठीक है, स्थिर हो जाओ। अब सुनो यहाँ पे मैंने बताया था ना किस तरीके से प्रक्रिया चलती है, किस तरीके से प्रक्रिया चलती है। जो सदन है, दोनों ही सदन है, वहां पे 3 सत्र होते हैं, ठीक है। बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और विंटर सत्र होता है, मतलब शीतकालीन सत्र होता है, समझ में, विंटर सेशन होता है। तो इन तीनों सेशन, मतलब मान लो ये ए बी सी, ये 3 सत्र हैं, ठीक है। मान लो बजट सत्र है, ठीक है, मानसून सत्र है और विंटर सत्र है। तो अब इस बात का ध्यान रखना कि अब जैसे मान लो यहाँ पे जो बैठकें हो रही हैं, सो तो हो रही है, पहली बार जब बैठक होगी तो उसको, उसी को बोलते हैं आहूत। जब पहली बार बैठक होती है उसी को बोलते हैं समनिंग, क्या बोलते हैं, समन करना। वैसे भी सम्मन का मतलब आप नोटिस समझते होंगे, तो नोटिस दिया जाता है, मतलब जो एसजीएलएस और एसजीआरएस होता है, मतलब सेक्रेटरिएट जनरल लोकसभा और सेक्रेटरिएट जनरल राज्यसभा है, वो सबको समन करता है कि आ जाओ, बैठक होने वाली है सदन की, ठीक है। मतलब लोकसभा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि राज्यसभा में और लोकसभा दोनों में होता है। तो समनिंग क्या है, समनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट, ठीक है। कहने कि इट इज द ड्यूटी ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट टू समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट के दोनों सदनों को टाइम टाइम पे क्या करें, समन करें, समन करें मतलब वो आए बैठक में भाग लें। तो समन तो मैंने आपको बताया था, सारे ही बताए थे मैंने, समझाया था, सिर्फ ये लैंग्वेज लिखी नहीं थी, इसलिए यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए, 6 महीने होने चाहिए। अब यूपीएससी ने क्वेश्चन किया, ठीक है, सुनो, यूपीएससी ने क्वेश्चन किया कि भारतीय संविधान में, क्या ये संविधान में लिखा है, हाँ लिखा है, ठीक है, ये भारतीय संविधान में लिखा है, ठीक है, अंतराल कितना होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यूपीएससी ने ये बताया, मतलब ये स्टेटमेंट दिया कि भारतीय संविधान में ये लिखा गया है कि कम से कम, मतलब कि एक साल में कम से कम कितने एक साल में कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए। फिर से सुनो, यूपीएससी ने स्टेटमेंट दिया कि एक साल में कम से कम, मतलब सदन की कितनी बैठकें होनी चाहिए, ऐसा भारतीय संविधान में लिखा है। बताओ ये कथन सही है गलत है, फटाफट बताओ, तुरंत तुरंत बताओ, ये स्टेटमेंट सही है गलत है, ठीक है, बताओ। संविधान में क्या लिखा है बताओ, अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए, बताओ, 6 महीने का। तो साल भर में कितनी बैठकें हो, कुछ मेंशन नहीं है, ये कथन गलत है। देखो बहुत सारे बच्चे, मजा आ गया कमेंट देख के, लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत सारे टीचर्स बच्चों ने ये कथन गलत कर दिया था, मतलब यूपीएससी ने कथन मतलब गलत ही है, जो आप बता रहे हो वही सही है, कथन क्या है, गलत है, ठीक है, ऐसा दिया नहीं है। दो नहीं, हाँ एक बच्चा बोल रहा है 2। अब देखो यही तो गलती हुई थी, सबने कॉमन सेंस लगाया था कि अगर 6 महीने में एक बार, तो साल भर में कितनी बार, 2 बार। और साल कब होता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तुम अपने तुक्के मारते रहो। और क्या सदन की बैठक जरूरी है कि जनवरी से दिसंबर तक के बीच में ही तीनों करवाने हैं, ठीक है। 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। एक साल में कितनी बैठक होगी, ये ये बच्चा देखो,
ये सीधा सीधा सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, ये देखो यहां तक पहुंच गए। इस पे ठीक है, इस पे सेशन लेंगे, पहले तुम यहां देखो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस ना, ठीक है, यहां देखो पहले। बच्चा ज्वाइंट सेक्रेटरी, मैंने एग्जांपल दिया था ना रिजर्वेशन वाली क्लास में, मेरे ख्याल से वहां से इंस्पायर्ड है बच्चा, वो क्लास देख के है। कितने लोग होते हैं, हिज पैनल ऑफ डिप्टी स्पीकर एंड डिप्टी चेयरमैन, 10 मेंबर होते हैं, ठीक है। स्पीकर, जो स्पीकर का पैनल होता है बेटा, उसमें 10 मेंबर होते हैं, और जो चेयरपर्सन का होता है उसमें सामान्यतः 10 होते हैं। सामान्यतः क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसमें वेरी करते हैं, इस बात का ध्यान रखना, और वो भी सभी इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है एक साल में 3 सेशन होते हैं, कोई 3 सेशन नहीं, कोई 2 सेशन नहीं होता, सिर्फ इतना याद रखो संविधान में क्या दिया है, 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। 1000 सेशन हो सकते हैं। अरे ठीक है यार, 5-5 मिनट पे बुला रहे हैं, भगा रहे हैं, मतलब मेरी भावना पे जाओ, कम से कम ज्यादा से ज्यादा नहीं दिया है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अच्छा ये बताओ रेसेस क्या होता है, समन समझ में आया, समन कौन करता है बताओ, समन राष्ट्रपति करते हैं, रेसेस कौन करता है, कोई नहीं करता। रेसेस मतलब जो खाली टाइम बच जाता है, 2 सत्रों के बीच में जो समय रहता है, ठीक है, जब पार्लियामेंट के सदस्य जो हैं या फिर विधानसभा के सदस्य जब मजे करते रहते हैं, मतलब हाउस में नहीं होते हैं, तो उसको रेसेस बोलते हैं, ठीक है। हाँ बच्चे ने बोला 3, ठीक है, साल भर में 3 नहीं होते हैं, ठीक है, 3 सत्र होते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। एडजर्नमेंट क्या होता है, एडजर्नमेंट भी बताया था, स्पीकर करते हैं, कुछ नहीं होता है एडजर्नमेंट, सभा चल रही होती है, मैंने आपको बताया ना, कल बताया था, प्रश्न काल वगैरह होते हैं, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, 3 टाइप के प्रश्न होते हैं, शॉर्ट नोटिस होता है, तो इस टाइप के। अब उसमें जब सदन हाउस चल रहा होता है तो बीच में बोलते नहीं है कि अभी 2 घंटे के लिए, मान लो कोई ज्यादा ही बदमाशी कर रहा है, मतलब देखते नहीं हो वहां लड़ने लगते हैं, अच्छा होता है कि कुर्सियां वहां पे चिपकी हुई हैं, वैसे नॉर्मल कुर्सी होती तो कुर्सी लेके ही मार करते, ठीक है। अब मेरी ये चीज वायरल मत कर देना नहीं तो फिर वो, ठीक है। जीरो और को एक्सिस क्या कहते हैं, क्या कहे हैं, पता नहीं का क्या बोल रहा है बच्चा, जीरो और शून्य काल कहते हैं अगर हिंदी में पूछ रहे हो तो, ठीक है। जीरो और कुछ नहीं होता, जीरो और में क्या करते हैं, वो कॉन्टेम्परेरी क्वेश्चंस पूछते हैं, वहां भी प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न काल में तो पूछते हैं, वहां भी क्वेश्चन पूछते हैं। सुनो, तो जब सदन चलता रहता है तो बीच बीच में अगर स्पीकर ये बोल दे कि चलो अभी सभी लोग बंद करो, अब कोई कोई डिस्कशन नहीं होगा, अब अपन मिलेंगे 3 बजे के बाद, तो जब 3 बजे के बाद मिलने की कहानी आई, टाइम दे दिया ना उन्होंने, तो जब टाइम देके हाउस को स्थगित करते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, स्थगन बोलते हैं, समझ में आया, मतलब उसी को एडजर्नमेंट बोलते हैं। क्या होता है, एक निश्चित समय के लिए इसको रोक दिया जाता है, मतलब वो घंटे तक रोक सकते हैं या फिर कई दिनों तक रोक सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो ऐसा भी बोल सकते हैं, चलो आज कितनी तारीख है, आज 13 है ना आई थिंक, तो 13-14 तारीख है जो भी है, तारीख क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां समझो, सुनो, तो जितनी भी तारीख है वो ऐसा बोल सकते हैं कि अब 18 तारीख से स्टार्ट होगा सेशन, तो बताओ टाइम दिया ना उन्होंने, जब वो टाइम दे के खत्म करते हैं तो उसको बोला जाता है एडजन, ठीक है। और जब टाइम नहीं देते हैं, जब बोल रहे हैं कि ये सत्र अभी के लिए, मतलब अभी कुछ दिन के लिए या अभी के लिए इसको क्या किया जाता है, स्थगित किया जाता है सदन को, तो उसको बोलते हैं एडजन साइनेडाई, ठीक है। क्या बोलते हैं, एडजन साइनेडाई बोलते हैं उसको, ठीक है। साइनेडाई मतलब अनिश्चित काल के लिए, तो एडजनमेंट मतलब एडजन साइनेडाई क्या होता है बताओ, एडजन साइनेडाई होता है मींस टर्मिनेटिंग सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर एन इनडिफिनिट पीरियड, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया सर। अच्छा बच्चा बोल रहा है ऐप में स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, गुड, ठीक है, मैं तरीके नहीं बताऊंगा मतलब मैंने भी कॉलेज के टाइम पे बहुत सारी चीजें की हैं, लेकिन मैं आपसे बता नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वो अच्छी चीजें हैं। अनिश्चित काल के लिए कार्रवाई क्या हो सकती है, स्थगित करने की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है, मतलब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, स्पीकर डिप्टी चेयरमैन होता है। हंसाओ मत, चलो यहां पढ़ लो। और क्या होता है, प्रोरोगेशन होता है, प्रोरोगेशन कौन करता है बताओ, प्रोरोगेशन कौन करता है, अरे सिंपल है, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, सिंपल है, आप बताओ बुलाता कौन है, मतलब समन किए, सबसे पहले क्या किए बताओ, यहाँ पे समन किए, मतलब आ गए, अब सभी लोग आ गए, यहां सदन में बैठ गए, अब सदन में अब ये बुलाएगा कौन, पहली बार कौन बुलाएगा बताओ,
पहली बार प्रेसिडेंट बुलाएंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुलाएंगे। फिर आए, इन्होंने बैठक में भाग लिया, ठीक है, बैठक में इन्होंने भाग लिया। देखो एक बच्चा तरीका बता रहा है, लेकिन मैं तरीका क्यों बताऊं, सुनो, यहां पे फोकस करो। तो समन, देखो समन हो गया, फिर आया, आए ये सारे लोग हाउस में बैठे। अब जब हाउस में बैठेंगे तो अब यहाँ पे अनिश्चित काल के लिए या एक निश्चित काल के लिए सदन को क्या किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है, मतलब सदन नहीं चलेगा, चलेगा नहीं, ये डिसीजन कौन लेगा बताओ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेगा। कौन लेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? ठीक है, पता है आपको, 10 बार बताया मैंने। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेगा। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने अपना काम वाम कर दिया, फिर उसके बाद बताओ जब बैठक चली तो बैठक तो खत्म भी तो होगी, मतलब सत्र खत्म होगा। सत्र मतलब जैसे मान लो विंटर सेशन है, विंटर सेशन में बैठे हैं, तो विंटर सेशन खत्म भी होगा एक निश्चित सीमा के बाद, तो उसी को बोलते हैं क्या, प्रोरोग। क्या बोलते हैं? ठीक है, प्रोरोग के बाद में फिर से बताओ, फिर से मान लो दूसरे सत्र में बुलाना है तो फिर से समन होगा। ठीक है, फिर बैठक चलेगी, मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर डील करेंगे, एडजन और एडजन मतलब एडजनमेंट हो गया, एडजनमेंट और एडजन साइनेड आई होगा, तो यहां से फिर से होगा और फिर से प्रोरोग होगा। तो यही प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन जैसे ही कार्यकाल पूरा होता है उसके बाद क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है। डिसोल्यूशन मतलब लोकसभा भंग, अभी समझाया था। ठीक है, यहां फोकस करो। देखो विघटन से मौजूदा सदन का जो कार्यकाल होता है वो क्या होता है, वो समाप्त हो जाता है। विघटन मतलब समझ गए, विघटन कौन करेगा? बुलाया कौन सबको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिर्फ सदन के अंदर जो चीज हो रही है, हाउस के अंदर, बुलाने का काम बाहर से है। ठीक है, तो सदन को विदा करने का भी काम कौन विदा करता है? बड़े बुजुर्ग विदा करते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं, मतलब। और एडजन साइनेड जो होता है वो सिर्फ दो चीजें वो स्पीकर करता है, बाकी चीजें जो डिसोल्यूशन भी होता है, मतलब लोकसभा को भंग जो करते हैं वो कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है कि दोनों हाउस के सदन एक साथ शुरू होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, दोनों हाउस के सदन एक साथ शुरू नहीं भी हो सकते हैं। तो विघटन से क्या होता है, मौजूदा जो सदन का कार्यकाल होता है वो कार्यकाल ही समाप्त हो जाता है। क्या होता है? कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना। और आम चुनाव होने के बाद नए सदन का गठन किया जाता है, मतलब एक बार अगर डिसोल्यूशन हो गया, मतलब एक बार विघटन या लोकसभा क्या हो गई, भंग हो गई, तो फिर बताओ दोबारा चुनाव होके ही फिर वापस होगी चीजें। ठीक है, तो दोबारा राज्यसभा का डिसॉल्व कब होता है, कितने साल में बताओ? लोकसभा का सामान्यतः 5 साल में होता है, राज्यसभा का कितने साल में होता है? फटाफट डिसोल्यूशन बताओ तुरंत, बिल्कुल देर मत करना, बताया था उस दिन कौन डिसॉल्व करता है। प्रेसिडेंट करते हैं या चेयरमैन करते हैं राज्यसभा को डिसॉल्व? बताओ कौन करता है? राज पांडे कह रहे हैं दोनों कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बच्चे बताओ फटाफट कौन करता है, तुरंत बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये बच्चा बोल रहा है 2 साल में होता है। अरे 2 साल में 1/3 मेंबर चुने जाते हैं और 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते हैं। डिसोल्यूशन कभी नहीं होता है। ठीक है, भंग नहीं होता है। अभिषेक यादव बोल रहे हैं प्रेसिडेंट करते हैं, नो डिसोल्यूशन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, 6 साल उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। ठीक है, अब सुनो, अब ये कहानी सारी आपने समझ गए कि लोकसभा किस तरीके से विघटित होती है। विघटन कब हो सकता है ये बताया था मैंने आपको। यहां लिखा भी हुआ है कि जब इसकी मतलब 5 वर्ष पे समाप्त हो जाए, और 5 वर्ष पे मान लो समाप्त नहीं भी हो, कब नहीं हो सकता है? इमरजेंसी के टाइम पे हर 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। प्रेसिडेंट करते हैं कौन बोल रहा है ये? अनामिका पांडे। बेटा बाकी क्लास लो। सर भंग नहीं होती है, भंग नहीं होती है, कोई भी रिटर्न नहीं करता है। यहां पे देखो, ठीक है, तो लोकसभा को भंग कर सकता है कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे।
ठीक है, ये मंत्रिमंडल विश्वास खो दे, मतलब कि जब बहुमत ना हो तब भी हो सकता है, ये 50 बार मैंने आपको बताया। अब लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होता है? सुनो पहले, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होता है? लीडर ऑफ अपोजिशन वो होता है, ठीक है, जीवी मावलंकर कौन थे बताओ? आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पहले स्पीकर थे, इस बात से आप वाकिफ हो जाओ। तो जो जीवी मावलंकर थे, उन्होंने एक रूल दिया, मतलब उन्होंने खुद ही बोला, और उसको जी मावलंकर रूल बोला जाता है, ठीक है। तो मावलंकर रूल जो है, ठीक है, उसके अनुसार अपोजिशन का लीडर वो होगा, अगर मान लो कोई एक पार्टी 10% से ज्यादा वोट एक्वायर करती है, 10% वोट अगर प्राप्त करती है, तो उसको, उस पार्टी के एक सदस्य को, मतलब जिसको वो सहमति से चुने, अपॉइंट करने के लिए बोले, उसको क्या बनाया जाता है बताओ? लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाता है। इसलिए यहां पे लिखा हूं मावलंकर रूल, ये कंफ्यूजन मत होना कि ऐसा संविधान में दिया गया है, ठीक है। तो क्या है, मावलंकर नियम के अनुसार विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी को कुल सीटों का कम से कम कितनी अगर 10% सीटें मिली हैं, लोकसभा में कितनी सीटें चाहिए बताओ? ठीक है, अगर 10% सीटें मिली हैं, प्राप्त हैं, तो उसे क्या बनाया जाता है? लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों जगह होता है, ठीक है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। नेता प्रतिपक्ष वेतन एवं भत्ते अधिनियम, ये बिल्कुल कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर। कैबिनेट शब्द संवैधानिक है, ये बताया था, ठीक है। सुनो पहले, तो कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक की जो प्रिविलेजेस होती है वो मिलती हैं, इस हिसाब से तो पिछली बार तो कोई, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन बना ही नहीं। उसका रीजन है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन नहीं बना, ठीक है, 50%, सॉरी 10% सीट आए थे उनके, नहीं आए थे, ठीक है। और पिछली बार ही नहीं, 2019 से बना ही नहीं कोई, ठीक है। यहां पे देखो, सदन के नेता, इस बार भी नहीं है अभी कोई लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, वैसे रिकॉग्नाइज किया है। मेरी बात ध्यान से सुनो, तो सदन के नेता, ठीक है, लोकसभा के नियमों, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, उनको कैबिनेट रैंक की सुविधाएं मिलती हैं। सुविधाएं में सैलरी से कंफ्यूज मत होना, उनको बेंगलो मिलते हैं अच्छे खासे, ठीक है। अगर दो पार्टी की 10% से ज्यादा हो तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बोलते हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की अगर 10% से ज्यादा सीट आई तो बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोइलिशन काम नहीं करता है, ठीक है। लोकसभा के नियमों के अंतर्गत सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है। एक हो गया लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन कहां होते हैं? लोकसभा में और राज्यसभा में, पहले बता देता हूं, फिर यहाँ पे देखो, नहीं तो वहां पे पढ़ूंगा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरे होते हैं सदन के, लीडर ऑफ हाउस। अब सुनो, लीडर ऑफ हाउस का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे राज्यसभा में चेयरमैन और लोकसभा में स्पीकर होंगे, वो लीडर ऑफ हाउस नहीं होते, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, ठीक है। मतलब मुख्य वक्ता, मुख्य प्रवक्ता, मुख्य निर्णयकर्ता होते हैं। लीडर ऑफ हाउस उसको बोलते हैं जिसकी सरकार हो, उनका कोई नेता, ठीक है। लीडर ऑफ हाउस सामान्यतः प्रधानमंत्री रहता है कहां पे? लोकसभा में। लेकिन अगर मान लो प्रधानमंत्री चुना ही जाए राज्यसभा से, मतलब राज्यसभा जो प्रधानमंत्री हैं, जिसको प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया है, वो लोकसभा के सदस्य है ही नहीं, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तो है ही नहीं, तो फिर क्या होता है बताओ? फिर होता यह है कि वो लीडर ऑफ हाउस क्या लोकसभा में बन सकते हैं? अगर वो लोकसभा में चुने ही नहीं गए तो क्या लीडर ऑफ हाउस रह सकते हैं? नहीं रह सकते, वो लीडर ऑफ हाउस रहेंगे राज्यसभा में। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष, जो नेता विपक्ष होता है, वो राज्यसभा में भी होता है और लोकसभा में भी होता है। हाँ, ठीक है, राहुल गांधी हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। सुनो मेरी बात, अब ध्यान से सुनो, पहले यहां जो समझा रहा हूं, जो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, जो सदन के नेता होते हैं, लीडर ऑफ हाउस जो होते हैं, ठीक है, यहां लिखा तो है। तो जो लीडर ऑफ हाउस हैं वो कहां होते हैं? वो, मान लो अगर प्रधानमंत्री हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर प्रधानमंत्री लोकसभा से हैं तो वही लीडर ऑफ हाउस बनेंगे, कहां के? लोकसभा के। अगर मान लीजिए वही प्रधानमंत्री राज्यसभा से चुन के आए हैं, मतलब राज्यसभा से चुना गया है उनको और अपॉइंट हुए हैं, तो वो लीडर ऑफ हाउस रहेंगे राज्यसभा में। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति रहेगा, मान लो, चलो प्रधानमंत्री को मैं राज्यसभा से लेता हूं, अभी अभी वाली कंडीशन नहीं लेता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी वाली, ठीक है, तो अभी वाली कंडीशन नहीं लेता हूं। मान लो वो राज्यसभा से चुने गए हैं, तो वो लीडर ऑफ हाउस कहाँ के रहेंगे? राज्यसभा के। फिर लोकसभा में लीडर ऑफ हाउस कौन रहेगा? जिसको वो नामित करेंगे, मतलब जिसका वो समर्थन करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना। तो लोकसभा के नियमों के अंतर्गत, ठीक है,
सामान्यतः प्रधानमंत्री, अगर लोकसभा के सदस्य होते हैं तो वो लीडर ऑफ हाउस रहेंगे। वह एक वरिष्ठ मंत्री को लोकसभा या राज्यसभा में, अब यहां स्लैश क्यों डाला है कि मतलब कोई भी वरिष्ठ मंत्री किसी भी मंत्री को वो किसी हाउस में लीडर ऑफ हाउस बोल मतलब बना सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। सर राहुल गांधी इस बार लीडर ऑफ अपोजिशन है? हाँ है। ठीक है, क्योंकि इससे पहली बार उनकी सीटें आई नहीं थी, मतलब कांग्रेस पार्टी की सीट्स बहुत कम थी, तो इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन उन्होंने चुना नहीं था 2019 से। समझ में आया? तो अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, एक चीज समझ लो कि प्रस्ताव मतलब हमेशा आप ये समझते रहेंगे, ठीक है, तो एक होता है मोशन, दूसरा होता है रिजोल्यूशन। ठीक है, यहां पे ये प्रस्ताव नहीं, क्या है ये, देखो दोनों की हिंदी तो प्रस्ताव नहीं है, इसको संकल्प बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, क्या बोलते हैं? संकल्प बोलते हैं। ठीक है, तो यहां इसकी जगह पर क्या है, संकल्प लिख लो आप। अब देखो बजट स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब देखो मैं आपको बजट इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहा हूं, बजट पढ़ा के फिर ये संकल्प और मोशन इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जैसे बजट जैसी स्थिति होती है, जिस तरीके से बजट पास होता है उसी तरीके से अन्य बिल भी पास होते हैं। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है कि इसका मतलब मनमोहन सिंह के टाइम पे सोनिया गांधी थी। सोनिया गांधी नहीं थी। ठीक है, अब सुनो पहले यहां पे देखो, मूल देखो प्रस्ताव क्या होता है, लेकिन जो राज्यसभा मतलब जो प्रधानमंत्री होते हैं वो प्रस्तावित करते हैं, इस नाम को ध्यान में रखो। ठीक है, तो जो प्रस्ताव होता है, अगर मान लो कोई संकल्प आया, कोई प्रस्ताव है नॉर्मल है, मतलब उसको स्वीकार कर लो अस्वीकार कर दे, मतलब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो स्वीकार कर सकते हैं अस्वीकार कर सकते हैं, नॉर्मल होता है। ठीक है, उसको सिर्फ मान सकते हैं, मतलब जैसे मान लो किसी ने प्रस्ताव दिया बिना किसी बिल के कि इस पर्सन को हम क्या कर सकते हैं, इनको डिप्टी स्पीकर नामित किया जाए, तो बताओ जब तक रिजोल्यूशन नहीं आया है, ठीक है, जब तक उनके चुनाव का रिजोल्यूशन नहीं आया तब तक तो ठीक है। उनके चुनाव की डेट कौन निर्धारित करेगा? स्पीकर निर्धारित करेंगे। लेकिन जब तक कोई बिल नहीं आया है, अगर ओरली कोई चीज हो रही है, ठीक है, जिसपे वोटिंग की जरूरत नहीं है, जब वोटिंग की जरूरत नहीं है तो उसको प्रस्ताव बोलते हैं। लेकिन बिना वोटिंग के अगर कोई चीज पास ही ना हो पाए, ठीक है, कोई रिजोल्यूशन पास ही ना हो पाए तो उसको बोलते हैं संकल्प। ठीक है, तो संकल्प में वोटिंग की जरूरत होती है। ठीक है, यहां पे देखो, अब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मोशन होते हैं। अब मान लो अगर बजट आया, ठीक है, मैं सोच रहा हूं पहले, नहीं ठीक है पहले यही बढ़ा देता हूं। देखो, तो जो, अब सुनो बजट हो, सर मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है, हाँ पूछो ना, जिसको भी कोई प्रश्न पूछना है पूछो। सुनो, अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, कि अब चाहे वो बजट हो, ठीक है, चाहे वो कोई बिल हो कोई प्रस्ताव हो, जब वो लोकसभा में या राज्यसभा में पेश होता है तो उसको उसका क्लोजर भी किया जाएगा। क्लोजर मतलब ये होता है कि जब उसको वोटिंग के लिए रखा जाएगा, पहले बताओ कोई भी बिल आएगा लोकसभा में या राज्यसभा में, पहले उस पर डिस्कशन होगा। डिस्कशन किस तरीके से होगा, ठीक है, समापन किस तरीके से होगा उसी के बारे में बताया गया। तो जो समापन प्रस्ताव है, मतलब डिस्कशन क्या होता है, चर्चा हो चुकी है, अब इसको पास करने के लिए रखो सबके सामने, फिर वोटिंग होगी ना, पहले चर्चा होगी फिर वोटिंग होगी। तो चर्चा किस तरीके से होगी, ठीक है, और वोटिंग उसके बाद जस्ट बाद वोटिंग कैसे होगी, वही है समापन और कुछ नहीं। संसद में क्या है, संबंधित सदन के सदस्य द्वारा क्या किया जाता है, पेश किया जाता है समापन प्रस्ताव। समापन प्रस्ताव मतलब अब चर्चा का समय क्या हो गया, खत्म हो गया, अब समापन की तरफ चलते हैं। यहां नहीं, बिल में मान लो अगर कोई बिल आया, किसी भी हाउस में आया, ठीक है, लोकसभा में राज्यसभा में, उस पर अगर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है और अब क्या हुआ है, अब समापन की ओर बढ़ रहे हैं, तो ठीक है, अब समापन कितने तरीके से हो सकता है, मतलब कितने तरीके से यह कहा जा सकता है, कितने तरीके से उस बिल पर चर्चा की जा सकती है और उस चर्चा को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसी को समापन कहते हैं। अब देखो, एक होता है सिंपल क्लोजर। सिंपल क्लोजर मतलब, सिंपल क्लोजर का एकदम सिंपल सा मतलब होता है कि साधारणता। ठीक है, लिख के बता दूं ज्यादा बेटर है, नहीं तो याद नहीं होगा। ठीक है, जिसको भी प्रश्न पूछना है, एक बच्चा बोल रहा है प्रश्न पूछना है तो पूछो ना।
ठीक है, ठीक है। अब सुनो, अब क्लोजर मोशन होता है वो कई तरीके का हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना। सुनो, सबसे पहले होता है सिंपल क्लोजर। क्या होता है सिंपल क्लोजर? सिंपल क्लोजर का मतलब है कि साधारण समापन, ठीक है, सिंपल क्लोजर। और ये क्लोजर किस चीज का होता है? मान लो कोई बिल आया, ठीक है, यहां पे क्लोजर मोशन बोलते हैं। ठीक है, क्लोजर मोशन, बात को बहुत ध्यान से समझना। तो साधारण समापन क्या होता है? ठीक है, तो साधारण समापन क्या होता है कि नॉर्मली, ठीक है, बिल को, बिल पर, यहां पे को की जगह पर कर दो। पूर्ण चर्चा हो चुकी है। मान लो कोई बिल आए, ठीक है, हाउस में सदन में कोई बिल आ जाए और उस पर नॉर्मल अगर कोई चर्चा हो जाए, नॉर्मली अगर कोई चर्चा हो जाए, ध्यान से सुनना, तो उस पर कोई नॉर्मल चर्चा हो गई। अब चर्चा हो चुकी और फिर मोशन लाया जाए कि इस पे पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अब इसको क्या किया जाए, अब इसको समापन किया जाए, अब इसको क्लोज किया जाए, अब इस पे वोटिंग की जाए, अब इसको क्लोज कर दिया जाए। ठीक है, तो उसको बोलेंगे कौन सा? सिंपल क्लोजर बोलेंगे। एकदम सिंपल है। दूसरा आता है, ठीक है, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। अब कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? खंडशः समापन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खंडशः। अब इसमें क्या होता है? मान लो कोई भी बिल आया, चाहे बजट ही क्यों ना हो, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, कोई भी बिल आया, ये चाहे बजट ही क्यों ना हो, तो इसमें क्या बोलते हैं कि सेट बना लेते हैं। मान लो इसमें चैप्टर है, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक है, तो अब ऐसे इसमें ऐसा कर सकते हैं कि चलो 1 और 3 एक साथ कर लेंगे, ठीक है, फिर 4 और 6 एक साथ कर लेंगे, फिर 7 और 10 एक साथ कर लेंगे। तो बताओ इसमें ग्रुपिंग हो गई। ठीक है, 7 और 10 एक साथ कर लेंगे। तो इसको बोलते हैं खंडशः समापन। सिर्फ समझ लो, क्योंकि लिखा तो मैंने ऑलरेडी है, तो जो लिखा है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं। ठीक है, कोई बच्चा बोलेगा क्या इसमें 1 और 5 को एक साथ रख सकते हैं, बाकी को अलग रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। मतलब कैसे मैनेज करना है, ठीक है, वो डिपेंड करता है, जो क्लोज मोशन लाता है, जो क्लोजर बाय कंपार्टमेंट मोशन लाएगा, वो डिपेंड करता है। एक होता है क्या? कंगारू मोशन। ठीक है, कंगारू क्लोजर। ठीक है, कंगारू क्लोजर में क्या, कंगारू कैसे करता है? आपको बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं, एकदम जैसे आप साधारण भाषा में समझते हो चीजों को वैसे समझो। कंगारू कैसे चलता है भाई? उछलता है, बड़ी तेजी से उछलता है। तो इसमें क्या करते हैं, ठीक है, कुछ कम महत्वपूर्ण जो चीजें होती हैं, कुछ कम
भाग को छोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है। मतलब किसका, बताओ किस पे चर्चा होगी? यहाँ पे जो डिस्कशन होगा, जो क्लोजर होगा, डिस्कशन किस पे होगा? जो महत्वपूर्ण चीजें हैं सिर्फ उनका डिस्कशन होगा, जो कम महत्व की चीजें होंगी उसको हटा दिया जाएगा फटाफट, वो फिर क्या करेंगे? क्लोजर करेंगे। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। और एक होता है गिलोटिन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? गिलोटिन क्लोजर होता है, इसमें क्या होता है बताओ? इसको हिंदी में भी गिलोटिन ही बोलते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा ना, मतलब बहुत सारे बच्चे इंग्लिश पढ़ते होंगे तो उन्होंने सुना होगा कि गिलोटिन का मतलब क्या होता है? जो खा जाए, जो जल्दी जल्दी खा जाए, मतलब जो तेजी से खाता है उसको गिलोटिन बोलते हैं। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट नहीं समझ में, बता रहा हूं, पहले ये समझो। तो क्या बता रहा हूं मैं? गिलोटिन का मतलब जो जल्दी जल्दी खाता है उसको क्या बोलते हैं? गिलोटिन बोलते हैं। कहीं कहीं पे पेटू या खाऊ भी लिखा होता है उसको। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। तो यहां पे क्या होता है, जो ये क्लोजर होता है, इसमें जितना डिस्कशन अभी तक हो चुका, क्या आएगा? क्लोजर आएगा भाई, कि अभी आपने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया, अब इस पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। मतलब अभी तक जो डिस्कशन हो गया है, दैट इज क्या? दैट इज परफेक्ट। अब डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है, तो गिलोटिन का मतलब ये होता है। तो जो मैंने सब चीजें समझाई है बस उस पर फोकस करो। ठीक है, गिलोटिन लिखा है मैंने आगे, तो मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट का मतलब समझ में आया? क्लोजर बाय कंपार्टमेंट का मतलब कुछ नहीं है। मान लो 100 पेज का बिल आ गया, हाउस के सामने 100 पेज का बिल आ गया। अब हाउस ने क्या किया? इसको खंडसा करते हैं। मतलब इसमें क्या करते हैं? जो पहले 3 चैप्टर है उसको एक साथ ले लेते हैं, लास्ट के 3 चैप्टर है उसको एक साथ ले लेते हैं, और जो बीच वाला पार्ट है उसको एक साथ ले लेते हैं। तो मतलब ऐसे ग्रुप बना लिया और ग्रुपिंग करके उन्होंने आराम से उसको पढ़ा। ऐसा नहीं कि कैसे भी। सिंपल क्लोजर का मतलब क्या है? सिंपल क्लोजर का मतलब लगे पड़े हैं, ठीक है, और अपना आराम से डिस्कशन कर रहे हैं, आराम से क्लोज कर रहे हैं। कंपार्टमेंट में क्या हुआ? इन्होंने ग्रुपिंग की, खंडसा बोलते हैं। तो ग्रुपिंग की, ग्रुपिंग ग्रुपिंग करने के बाद चर्चा की और फिर क्लोज किया। कंगारू में समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान है। जो कम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको छोड़ दिया जाता है, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं सिर्फ उन पे चर्चा की जाती है। ग्लोटिन समझ में नहीं आया तो फिर से समझो, ग्लोटिन कुछ होता ही नहीं है। ग्लोटिन जब आएगा ना, ग्लोटिन मोशन जब आएगा, क्लोजर मोशन जब आएगा, तो उसमें क्या होगा? उसमें सिंपल सिंपल सीधा ये है कि अभी तक जितनी चर्चा हो गई उतना ठीक है, अब इसको क्या करो? पास करो। ठीक है, तो बस, तो ये ठीक है। तो सिंपल क्लोजर क्या है? कि मेड व्हेन मेंबर प्रपोजेस क्या? दैट द मैटर हैविंग बीन सफिशिएंटली डिस्कस, मतलब खूब अच्छे से डिस्कस किया गया, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, जब पर्याप्त चर्चा हो जाने के बाद क्या होता है बताओ? मतदान कराया जाता है। और खंडों में समापन, खंडसा समापन क्या होता है? इस मामले में किसी विधेयक का या लंबे प्रस्ताव के खंडों को बहस शुरू होने से पहले खंडों में भी क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। मतलब अलग अलग पार्ट्स बना लिए जाते हैं। इस बहस में प्रत्येक खंड को समग्र रूप से संबोधित किया जाता है और फिर क्या किया जाता है? पूरे खंड को मतदान के लिए रख दिया जाता है। समझ में आया? एकदम सिंपल, ग्रुप बना लिया, ग्रुपिंग करके फिर मतदान के लिए रखा। ठीक है, कंगारू क्लोजर क्या है? सेम कंगारू क्लोजर मैंने आपको समझा दिया है कि ओनली द की, जो की क्लॉज होता है सिर्फ वही डिस्कस किया जाएगा। मतलब जो महत्वपूर्ण भाग होगा सिर्फ वही डिस्कस किया जाएगा, अदर पार्ट्स डिस्कस नहीं किए जाएंगे। वैसे ही गिलोटिन है, इसमें क्या है? ये तब होता है जब यह समय की कमी के कारण क्या बोल दिया जाता है? पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अब पास करो इसको। समझ में आया? हाँ, मोशन पे ज्यादा चर्चा नहीं आया, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। मतदान हाउस करेगा और कौन करेगा? एक बच्चा पूछ रहा है मतदान कौन करता है? मतदान हाउस करता है। ठीक है, हाउस मतलब सदन, लोकसभा राज्यसभा, जहां पे भी बिल पेश होगा वहां पे वो करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ और भी प्रस्ताव है, जैसे मान लीजिए अब देखो अलग अलग मोशन आते हैं। मैंने क्या बोला कि अब ये प्रस्ताव आया है, अब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है। ठीक है, कॉलिंग अटेंशन मोशन इसको बोलते हैं। मान लो कोई मंत्री है, ये कब लाया जाता है? ठीक है, अब इसमें मैंने कुछ मोशन और डाले हैं, उसको आप जाके वहां से पढ़ लेना, इतने इंपॉर्टेंट है नहीं तो इसलिए उन पे डिस्कस करेंगे नहीं। ठीक है, फिर भी मतलब बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, ना के बराबर क्वेश्चन पूछे गए। पूछे किस पे गए हैं? कि क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। ठीक है, कंगारू क्लोजर, तो इस पे मैंने आपको बता ही दिया। फिर भी कोई चीज ऐसी छूट ना जाए इसलिए मैंने आपको इसमें डाल दिया। देखो,
तो कॉलिंग अटेंशन मोशन का मतलब होता है कि ऐसा कोई मोशन लाया जाता है जिसमें किसी मंत्री के लिए लाया जाता है, मतलब मंत्री के जनरली खिलाफ लाया जाता है, मंत्री का ध्यान खिंचाया जाता है किसी तरफ। मान लो कोई मंत्री है, मान लो फाइनेंस मिनिस्टर है, बताओ, मान लो फाइनेंस मिनिस्टर है, ये रक्षा मंत्री है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर है, तो इनका ध्यान खींचने के लिए कौन सा मोशन लाया जाता है? कॉलिंग अटेंशन मोशन। अगर मान लीजिए किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पे, मतलब सदन का कोई भी सदस्य जो है इनके लिए, ठीक है, इनका ध्यान खींचने के लिए किसी महत्वपूर्ण वित्त के किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पे इनका ध्यान खींचने के लिए प्रस्ताव ला सकता है, जिसको क्या बोला जाता है? कॉलिंग अटेंशन मोशन। ठीक है, क्या बोला जाता है? कॉलिंग अटेंशन मोशन। ठीक है, इंट्रोड्यूस बाई ए मेंबर, मतलब, और मंत्री का ध्यान लाने के लिए इस मुद्दे पर एक आधिकारिक बयान का अनुरोध किया जाता है कि इस पे बताओ, कुछ तो बोलो इस पे। ठीक है, मतलब कोई क्राइसिस हो गया, कुछ हो गया, उन मोशंस का कंगारू क्लोजर हो गया, ओनली नहीं, हाँ, ओनली इंपॉर्टेंट पढ़ाया गया। ठीक है, अच्छा, हाँ, एक बच्चा बोल रहा है कि जो मैंने अभी किया है ये कंगारू क्लोजर हो गया इनका। प्रिविलेज मोशन क्या होता है? एकदम सिंपल, मैं आपको बता सारा रहा हूं, देखो। प्रिविलेज मोशन क्या होता है? प्रिविलेज मोशन ये होता है जैसे जो मंत्री होते हैं, मैंने आपको बताया था ना, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, तो इनको अलग अलग सुविधाएं मिलती हैं, इनको प्रिविलेजेस मिलते हैं। अब उस प्रिविलेजेस का अगर ये नाजायज फायदा उठाएं, कुछ गलत काम करें, तो इनके खिलाफ क्या आता है बताओ? ठीक है, इनके खिलाफ आता है प्रिविलेज मोशन। कौन लाएगा? क्या मंत्री ही लाएगा? मंत्री नहीं लाएगा अपने ही मंत्री के खिलाफ, जो वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कौन लाएगा? सदस्य लाएगा किसी मंत्री के खिलाफ। क्यों लाएगा? अपनी प्रिविलेजेस का, मतलब जो उनको प्रिविलेजेस मिली हैं, ठीक है, तो उसका दुरुपयोग करने के लिए, ठीक है, जो उनको विशेषाधिकार मिले हैं उसको उसका दुरुपयोग करने के लिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रिविलेजेस। ठीक है, सारा पढ़ा रहा हूं, कंगारू क्लोजर नहीं कर रहा हूं, सिंपल क्लोजर कर रहा हूं, ध्यान से देखो। विशेषाधिकार प्रस्ताव किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित करता है। सिंपल है, जो बताया मैंने बस वही है। ठीक है, मतलब अगर ऐसा यहाँ पे झूठे या भ्रामक तथ्य प्रस्तुत करे या उसका गलत फायदा फायदा उठाए विशेषाधिकारों का, तो फिर क्या आएगा बताओ? प्रिविलेज मोशन आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका नाम है एडजमेंट मोशन। इसका नाम है एडजमेंट मोशन। तो एडजमेंट मोशन का मतलब आप क्या समझते हो? इस जो लोकसभा है, लोकसभा के कार्यकाल को खत्म कर देना। बहुत सारे बच्चे ऐसा समझते हैं, लेकिन ये प्रस्ताव है। ठीक है, ये एडजमेंट ऑफ हाउस नहीं है, ये एडजमेंट ऑफ हाउस, ये एडजन साइनेड आई नहीं है, ये क्या है? स्थगन प्रस्ताव है। ठीक है, तो स्थगन प्रस्ताव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो स्थगन प्रस्ताव अगर मान लो आया, पहली बात तो सुनो, पहले आया तो कम से कम 2.5 घंटे चर्चा चलनी ही चाहिए, किसी भी हाउस में आ सकता है। ठीक है, तो 2.5 घंटे चर्चा चलनी ही चाहिए। क्या? स्थगन प्रस्ताव तत्काल सार्वजनिक महत्व के किसी विशिष्ट मामले में, मामले को उजागर करने के लिए किया जाता है, जिसे स्वीकार करने के लिए कम से कम, अब देखो दो चीजें होती है, दो ऐसे मोशन होते हैं, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन, दूसरा एडजमेंट मोशन। ठीक है, इसको लाने के लिए 50 जो सदस्य होते हैं, उस हाउस के 50 सदस्य का सिग्नेचर चाहिए होता है। अगर कोई मिनिस्टर गलत इंफॉर्मेशन दे, कौन सा मोशन लगाया जा सकता है? मैं बोलता रहा हूँ, गलत इंफॉर्मेशन दे, तो डिपेंड करेगा गलत इंफॉर्मेशन किस वजह से दिया है, तो उसको जो प्रिविलेजेस मिली है उसकी वजह से ना। वैसे गलत इंफॉर्मेशन का बेटा पता नहीं चल पाता, उसका रीजन है कि सीक्रेसी वगैरह यूज होती है, और वो किसी, मतलब कोई डिसीजन अगर उन्होंने गलत ले लिया, तो फिर उसके लिए क्या होता है, कोई डिसीजन अगर गलत ले लिया तो किसी कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी उनकी। वो स्पीकर है, स्पीकर क्या करेगा, स्पीकर के ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहां मत ये सोचने लग जाना कि प्रेसिडेंट ही सब कुछ करेगा, प्रेसिडेंट नहीं करेगा। किसी ने कुछ गलत काम किया, कोई स्पीकर हो, कोई संसद, मतलब उस सदन का कोई सदस्य हो, तो उस पर अगर कोई गलत उसने कोई गलत काम किया, उसके कंडक्ट से रिलेटेड, उसके बिहेवियर से रिलेटेड, उसकी मिस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड डिसीजन कौन लेगा? स्पीकर लेगा। लेकिन प्रिविलेज मोशन भी लाया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना। आगे देखो, ठीक है, तो जिसे स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है कम से कम। एडजमेंट मोशन क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए एडजमेंट मोशन लाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर एडजमेंट मोशन आया तो कम से कम उस सदन में 2.5 घंटे, कम से कम लिखा गया है 2.5 घंटे चर्चा चलना अनिवार्य है। ठीक है, तो 2.5 घंटे चर्चा चलेगा ही चलेगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है,
क्या द डिबेट ऑन एडजन मोशन मस्ट बी एटलीस्ट 2 hours and 30 minutes, कम से कम 2.5 घंटे चर्चा चलेगी ही चलेगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, सदन का जो काम होता है, काम का जो चलता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसा ही नहीं कि आप एडजमेंट मोशन भी लाए, बहुत महत्वपूर्ण भी हो और डिस्कशन भी नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए प्रावधान बना दिया गया क्या, 2.5 घंटे का। कि टिपिकली सच अ मोशन इंप्लाइज इंश्योर ऑफ द, मतलब वो गवर्नमेंट के खिलाफ जनरली लाया जाता है, लेकिन सुनो जनरली बोल रहे हैं, ठीक है। कंडीशंस फॉर, कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्या स्पेसिफिक होना चाहिए, रिसेंट होना चाहिए, फैक्चुअल, अर्जेंट, मतलब अर्जेंट होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप समझो इंपॉर्टेंस का मुद्दा होना चाहिए, बस और कुछ नहीं, महत्वपूर्ण होना चाहिए। डिसाइड कौन करेगा महत्वपूर्ण है कि नहीं, उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, कौन डिसाइड करेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। समझ में आया, सारी चीजें प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। अब इसमें अदालती मामले और ये सब नहीं होना चाहिए वो, ठीक है, इतना डीप में नहीं आएगा, ठीक है। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी क्या होता है बताओ। नो कॉन्फिडेंस मोशन सामान्यतः जो विपक्षी पार्टी है ना, वो क्या करती है, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आती है कि तुम्हारी सरकार तो अब बहुमत में है ही नहीं। तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, पहली बात तो उसमें 50 लोगों का सिग्नेचर होना चाहिए। 50 लोगों का सिग्नेचर होने के बाद भी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ कहां लाया जाएगा बताओ, लोकसभा में, ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस कहां साबित करना होता है, लोकसभा में, ना कि राज्यसभा में। अब बात सुनो, 50 लोगों ने सिग्नेचर कर भी दिया, तो अब ऐसा भी हो सकता है कि स्पीकर उसके बाद भी मना कर दे। स्पीकर को सीधा सीधा दिख रहा है कि पार्टी बहुमत में है, 300 प्लस है, ये ठीक है, ये दिख रहा है कि 275 प्लस है, स्पीकर को सीधा सीधा दिख रहा है, तो मना कर सकता है उसके बाद भी। उसको लगेगा कि ये विपक्ष फालतू में नाटक कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी डाउट आए तो स्पीकर, मतलब उस स्थिति में डिसीजन कौन लेगा, स्पीकर लेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन कुछ नहीं होता, एक प्रस्ताव होता है, ठीक है। वो प्रस्ताव अगर, फिर से बोल रहा हूं मैं, अगर जो टोटल मेंबर ऑफ द हाउस है, टोटल मेंबर, प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं, टोटल मेंबर ऑफ द हाउस के 50% से ज्यादा वोट आ गए, सरकार कब बनती है, जब कुल, मतलब जो लोकसभा है, किसी की गवर्नमेंट कब बनती है, लोकसभा के जितने सदस्य हैं। अब प्रेजेंट एंड वोटिंग कैसे, क्या इलेक्शन के टाइम पे प्रेजेंट एंड वोटिंग देखेंगे, तो वहां देखते नहीं है। तो टोटल हाउस का मतलब कॉमन सेंस लगाओ, टोटल हाउस में जितने सदस्य होते हैं उसका बहुमत चाहिए। बहुमत मतलब क्या होता है, 50% से ज्यादा। समझ में आया। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कितने से पास होना चाहिए, 50% से ज्यादा। प्रेजेंट एंड वोटिंग का नहीं, याद रख लो, कैसे याद रखोगे भाई, सरकार चाहिए तो फिर कुल हाउस का बहुमत होना चाहिए आपके पास, सिंपल है। इसको बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया तो सरकार गई समझो, ठीक है, सरकार गई। अभी तक, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 1999 में पास हुआ है एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन, बस, ठीक है, आया कई बार है, पास एक ही बार हुआ है, ठीक है। तो कहां आएगा, लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा में इसको साबित करते हैं, ठीक है, बहस होता है और बहुत सारी चीजें। कह रहे हैं कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो इस्तीफा देना पड़ता है प्रेजेंट गवर्नमेंट को, सिंपल है। एक बच्चा बोल रहा है इफेक्टिव मेजोरिटी होनी चाहिए कि 273 सीट चाहिए, जब मैं बोल रहा हूँ टोटल हाउस, टोटल हाउस इफेक्टिव मेजोरिटी नहीं होती, इफेक्टिव मेजोरिटी होती है टोटल हाउस प्लस वैकेंसीज, वैकेंसीज में कह रहा नहीं, कुल का, कुल का, ठीक है। समझ में आया, देखो। अब कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, मान लो सरकार लाई नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, कॉन्फिडेंस मोशन लाया, कौन लाया, विपक्ष लाया नो कॉन्फिडेंस मोशन की सरकार की बहुमत ही नहीं है। और अपनी बहुमत दिखाने के लिए सरकार भी कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है। कॉन्फिडेंस मोशन अगर नहीं पास हो पाया, वहां नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया तो सरकार गई, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसे पास होगा, उस पर कौन वोट देगा, नो कॉन्फिडेंस की, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या सरकार के लोग देंगे, मतलब जो रूलिंग पार्टी है क्या उसके लोग उस पर सिग्नेचर करेंगे कि हाँ मैं पक्ष में हूं, नो कॉन्फिडेंस है, भाई नहीं। तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ, ठीक है, बहुमत से, तो सरकार गई। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हुआ, मतलब यहां सरकार साबित ही नहीं कर पाई कि उसके पास कॉन्फिडेंस है, मतलब उसके पास बहुमत है सदन का, तो सरकार गई। समझ में आया, तो इस बात का ध्यान रखना। कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस कुछ है ही नहीं, कॉन्फिडेंस सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखाता है, कॉन्फिडेंस दिखाता है मतलब सरकार है कि नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो विश्वास प्रस्ताव, ठीक है। कह रहे कि इसके अलावा कुछ मामले में सरकार अपना समर्थन प्रदर्शित करने के लिए स्वेच्छा से विश्वास प्रस्ताव क्या कर सकती है, रख सकती है। हालांकि ऐसा प्रस्ताव खारिज भी हो सकता, खारिज हुआ तो सरकार गई, ठीक है। सेंसर मोशन क्या होता है, कुछ नहीं होता, निंदा, मतलब किसी मंत्री के खिलाफ, किसी एक मंत्री के खिलाफ क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अगर यहाँ इंडिविजुअल मंत्री का अगर निंदा करनी हो कि ये आदमी ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसने मतलब उल्टा सीधा काम कर दिया, अरे आप बोलते नहीं हो, बहुत सारे आरोप आप भी लगाते हो, तो उसके लिए क्या किया जाएगा बताओ, निंदा प्रस्ताव लाया जाता है, सेंश्योर मोशन लाया जाता है। ठीक है, कुछ नहीं होता, ये पास हो गया तो कुछ नहीं होगा, होगा क्या, सिर्फ डिस्कशन होता है। बच्चा कह रहा है कि मान लीजिए सर इस समय 500 लोग ही लोकसभा में हैं और गवर्नमेंट के पास 251 सीट है, तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एक बच्चा बोल रहा है मान लो कि 500 लोग ही लोकसभा में हैं, बाकी वैकेंसी है, ध्यान से समझा, बच्चा इफेक्टिव मेजोरिटी की बात कर रहा है। बच्चा कौन है हमारा, राज पांडे, और कह रहा है कि 500 लोग ही हाउस में हैं, मतलब बाकी वैकेंसी है और 251 सीट है, तो बताओ क्या होगा। अब देखो 251 सीट इसकी इफेक्टिव मेजोरिटी है, लेकिन सरकार का क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, टोटल हाउस का चाहिए, मैंने बोला 543 का चाहिए, 500 से मतलब ही नहीं है, वैकेंसी हो ना हो कुछ भी हो। देखो सेंसर मोशन मैंने आपको बता दिया, इसमें कुछ स्पेसिफिक वगैरह ऐसा कुछ नहीं चाहिए। निंदा प्रस्ताव एकदम नॉर्मल होता है, क्या होता है, किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर का मतलब बुराई करनी है, सीधा सीधा निंदा करना है। ठीक है, तो आता है मोशन ऑफ थैंक्स। कुछ नहीं होता है, मोशन ऑफ थैंक्स वो होता है कि जो प्रेसिडेंट है, बताओ प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट जब कोई न्यूली इलेक्टेड लोकसभा आती है, न्यूली इलेक्टेड लोकसभा आती है, तो उस टाइम पे वो एक बार एड्रेस करते हैं हाउस को। ठीक है, न्यूली इलेक्टेड अगर लोकसभा आई, न्यूली इलेक्टेड हाउस आया, तो वहां पे क्या करेंगे बताओ, वो संबोधित करेंगे, संबोधन करेंगे। और दोबारा कब संबोधित करेंगे, फिजिकल ईयर्स के स्टार्टिंग पे, मतलब जैसे वित्त वर्ष स्टार्ट होगा वैसे ही वो क्या करते हैं, स्पीच देते हैं सदन में। तो जैसे ही स्पीच देते हैं वो सदन में, ठीक है, सुनो, कंबाइंड सदन मतलब कि दोनों की यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग इसको इसलिए नहीं बोलते क्योंकि यहाँ पे कोई बिल वाला मुद्दा नहीं है, लेकिन दोनों हाउस साथ में बैठते हैं और वहां पे उनको संबोधित करते हैं। जब संबोधित किया जाता है, राष्ट्रपति जब संबोधित करते हैं, तो सेम उनकी जो स्पीच होती है ना, वो सबसे होकर पास कराई जाती है। ठीक है, तो उस पर सभी सिग्नेचर करते हैं, तो उसी को मोशन ऑफ थैंक्स बोलते हैं। वो भी पास होना लोकसभा से कंपलसरी है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, कुछ नहीं है। देखो संसद में धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, प्रत्येक आम चुनाव और सत्र और प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, कब आता है बताओ, वित्तीय वर्ष की शुरुआत में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आता है। और इस अभिभाषण में क्या होता है, राष्ट्रपति पिछले वर्ष और आगामी वर्षों दोनों में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। मतलब उनको कुछ नहीं, एक लिखा लिखाया भाषण दिया जाता है प्रेजेंट गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, और संसद के दोनों सदनों में इस प्रस्ताव पर क्या होती है बताओ, चर्चा होती है। मतलब जो वो भाषण देंगे उसी पे चर्चा होगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह और सुनो, और चर्चा होगी और ये प्रस्ताव पास होगा, और अगर ऐसा नहीं हो पाया, प्रस्ताव पास नहीं हुआ बहुमत से, तो क्या होगी बताओ, सरकार गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी, अरे प्रेजेंट गवर्नमेंट, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। सरकार किसकी होती है, कार्यकारी शक्तियों का प्रमुख कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। इसका मतलब जो सरकार होती है प्रधानमंत्री की नहीं होती, प्रधानमंत्री और बाकी के मिनिस्टर सबके सब किसके होते हैं, राष्ट्रपति के होते हैं। अब ऐसा मत सोचना राष्ट्रपति निष्पक्ष होता है, वो एक अलग बात है। ठीक है, एलिट पोस्ट है, बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन सरकार किसकी, प्रेसिडेंट की। और प्रेसिडेंट ने जो भाषण दिया वही पास नहीं हो पाया, तो बताओ सरकार गई समझो। यह भाषण सदस्यों को सरकार के प्रदर्शन पर चर्चा, बहस और आलोचना करने का अवसर प्रदान करती है। ठीक है, अब आप दिमाग लगाओगे कि राज्यसभा में पास नहीं हो पाया, तो मैंने बोला दोनों हाउस साथ में बैठे हैं और सीट की संख्या कहां पे ज्यादा है, लोकसभा में, तो पास होगा ही होगा। ठीक है, यहां पे देखो, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा तो इस पे मैं डिस्कशन क्यों करूं, इस पे सिर्फ इसलिए बता दिया, इस पॉइंट को याद रखो, और जिस बच्चे को पढ़ने की बहुत जरूरत है वो पढ़ सकता है। तो इस पॉइंट को याद रखो, कोई ऐसा मोशन आया जिसपे डेट ही निर्धारित नहीं है, कोई ऐसा मोशन आया जिसको स्पीकर ने अभी कोई डेट नहीं दिया है, लेकिन बोलेंगे हाँ ठीक है इसको सुन लेंगे, तो जिसपे डेट नहीं दिया उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, नो डे एट मोशन। ये आपने सुना ही नहीं होगा, और इसको मैंने ऐसे नॉर्मल डाल दिया, मैंने बोला कि एटलीस्ट डिस्कस कर लूंगा तो याद रहेगा अगर एग्जाम में आ गया तो। ठीक है, ऐसे एक होता है डायलेटरी मोशन। डायलेटरी मोशन क्या होता है, मतलब इसको अभी तक नामित नहीं किया गया, मतलब अभी तक नामित नहीं किया गया प्रस्ताव। ठीक है, देखो अध्यक्ष द्वारा स्वीकार तो कर लिया जाता है, लेकिन इस पर कोई डेट नहीं, मतलब चर्चा के लिए कोई डेट निर्धारित नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है,
तो बस यही है, अध्यक्ष सदन की कार्यवाही की समीक्षा करने तथा सदन के नेता के साथ परामर्श करने अथवा कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के बाद बहस के लिए एक दिन या एक दिन के बाद मतलब भाग निर्धारित होती है। ये सिंपली आपको इस पे फोकस करना है क्या, कि कोई भी मंत्रणा करने के लिए, मतलब मान लो कोई बिल आया, ठीक है, सुनो पहले, कोई बिल आया उसको स्पीकर ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन उस पर चर्चा करने के लिए भी डेट ही नहीं दिया है, उसको बोलते हैं नो डे। ठीक है, मतलब अभी तक नामित नहीं किया गया मोशन, नो डे इट मोशन। ठीक है, एक होता है डायलेक्ट्री मोशन। डायलेक्ट्री मोशन मतलब देखो यहां पे देखो, सोचो, डायलेक्ट्री मोशन आता है, मान लो कोई चीज है, कोई टॉपिक है, वो इसलिए आएगा कि इस पे चर्चा ही मत करो, और अगर उस पर चर्चा हो रही तो चर्चा ही खत्म कर दो, ऐसा भी मोशन आता है। मान लो कोई मुद्दा चल रहा है संसद में, किसी चीज पे डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, तो कोई मेंबर ये प्रस्ताव ला सकता है कि इस मुद्दे पर चर्चा मत करो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि महत्वपूर्ण मुद्दा हो जो लोगों को सेंटिमेंट्स को हर्ट करता हो, बाकी इन चीजों से रिलेटेड हो, तो वो होता है डायलेक्ट्री मोशन। ठीक है, बस मोशन की कहानी अब हो गई खत्म। ठीक है, तो डायलेक्ट्री विलंबनकारी। बजट कुछ नहीं होता है बजट में। अब देखो यहाँ पे कट मोशन, मैंने इसको, अब ये जो कट मोशन वगैरह है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बजट में यूज होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ स्टार्टिंग में रख दिया है, अदरवाइज नहीं। अब बताओ मुझे बजट क्या होता है। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है, पहले बताओ बजट क्या होता है। ठीक है, बजट बताओ, एकदम सिंपल होता है बजट, कुछ नहीं। किसी का अगर कुछ डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं, बजट बताओ, बजट क्या होता है। चलो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का उल्लेख हुआ है, कथन सही है गलत है। अच्छा, मैं आपका कमेंट लूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि आपने सही बताया है। अगर मैंने ये कमेंट ले लिया सभी यही बताएंगे, प्रियांशु। ठीक है, यू आर करेक्ट। बताओ, जो मैंने बताया, जो मैंने अभी आपसे पूछा, कि जो बजट शब्द का उल्लेख है, ये कटौती वगैरह कब, पहले बजट तो करो फिर कटौती करेंगे बजट में। बच्चे बोल रहे राइट 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 राइट, सब 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 सारे बच्चे। एक बच्चा बोल रहा है, जो पीएम है हमारा बच्चा, वो बोल रहा है कि नहीं है, और सारे बच्चे बोल रहे हैं सही है। राहुल, आर्टिकल 112 में, ठीक है, ठीक है, तो बच्चे बोल रहे हैं जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 है उसमें बजट शब्द का उल्लेख मिलता है। समझ में आया। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं रॉन्ग है, माई हार्ट म्यूजिक रॉन्ग है, पीएम भी बोल रहे हैं अरे गलत है, ये क्या हो रहा है। अच्छा रॉन्ग है। हाँ सुनो, अब बात ध्यान से सुनो, बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में हुआ ही नहीं है। क्या शब्द है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। समझ में आया। तो ऐसे ट्रैप में मत फंसना, नहीं तो आपको याद रहेगा अरे इसका तो मैं अनुच्छेद रट के आया हूं, और ये क्या नाम में ही गलती करके चला आया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ग्रेट, बहुत अच्छा। ठीक है, बजट में देखो दो तीन चीजें बहुत सिंपल है, बजट कुछ है ही नहीं, बजट में दो तीन चीजें बहुत सिंपल हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ बजट में क्या क्या पेश होता है, एकदम सिंपल, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो वो बता देता हूँ क्या क्या पेश होता है, बाकी आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। कुछ तीन फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बिल्कुल फंड बना के दिखाऊंगा, फंड के अंदर घुसा दूंगा मैं आपको। जब सारा सिलेबस खत्म हो जाए तब एक सेशन लीजिएगा जिसमें क्वेश्चंस कैसे अप्रोच किए जाते हैं। सबसे पहले ना, हाँ जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो क्वेश्चन करना बताऊंगा। क्वेश्चन इसी तरीके से, क्वेश्चन तभी सही नहीं कर सकते आप जब आपको सारी चीजें आती हो। क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट, बताओ बहुत सारे बच्चे हैं। मैं देखो, मैं मेरी अप्रोच बताता हूँ। मैंने यूपीएससी के एग्जाम मतलब दिए, बहुत तगड़े दिए, ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए, लेकिन मैं पीसीएस ना, मेरी हिम्मत नहीं हुई देने की। बताओ क्यों भाई, मैं फालतू की चीजें में नहीं फंसना चाहता। पूछो उसका रीजन है, कुछ फैक्चुअल चीजें आती है मेरे लिए। यूपीएससी आसान है, पीसीएस मेरे लिए टफ है। पूछो क्यों। उसका रीजन है कि मुझे जब दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट आते हैं ना, तो मैं वहां एलिमिनेट कर सकता हूं। अब यूपीएससी में एलिमिनेशन भी नहीं चलता, जहां वो पूछता है कि कितने स्टेटमेंट सही है, कितने स्टेटमेंट गलत है। मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूं, तो जरूरी नहीं कि आपको सारी चीजें आती ही हो।
आपको सिर्फ कुछ चीजें आती है ना, 2 पॉइंट्स आते हैं ना, 3 पॉइंट्स आते हैं, तब भी आप सही करोगे। ठीक है, आज जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उसको ऐसे ही करो। आप स्टेटमेंट देखो, आपको तीनों स्टेटमेंट नहीं आते ना, कोई दिक्कत नहीं, आप देखो कौन सा स्टेटमेंट गलत हो सकता है। मान लो स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट है, तीसरा तीसरा ऑप्शन गलत है, तो पहले के साथ अगर तीसरा आया है, दूसरे के साथ भी तीसरा आया है, और चौथे के साथ तीसरा आया है, और जो एक ऑप्शन बचा उसमें तीसरा नहीं, इसका मतलब वही स्टेटमेंट सही होगा। बाकी के आपको स्टेटमेंट आते हो ना आते हो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, अप्रोच क्या होगा उसका, वो भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, यहां पे देखते हैं, सुनो। बताओ बजट में कितने डॉक्यूमेंट्स जनरली पेश किए जाते हैं। बजट बताओ कौन से ईयर का दिया जाता है, बजट कौन से ईयर का दिया जाता है, कौन सी ईयर का बजट होता है, बजट किस तारीख को पेश होता है। हाँ, बजट किस तारीख को पेश किया जाता है बताओ। हाँ, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड फेब। हाँ, आप सीधा सीधा ये बोल सकते हो कि फर्स्ट फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ, बताओ, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी, मतलब सामान्यतः ये पहले का भी पेश होता था, पहले लास्ट वर्किंग डे पे होता था। सुनो, अच्छा ये फाइनेंशियल ईयर में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो बोलते हैं अरे गुरुजी हमको तो यही समझ नहीं आता, फाइनेंशियल ईयर पता नहीं 1 मार्च से स्टार्ट होता है कि 31 मार्च से स्टार्ट होता है। अरे कोई साइकिल होती है मान लो, तो साइकिल कैसे चलती है। अरे भाई 1 अप्रैल से चालू होगा तभी तो 31 पे खत्म होगा, फिर 1 अप्रैल आएगा फिर से चालू होगा। अब ऐसा थोड़ी ना 1 मार्च से खत्म होगा, 1 मार्च से चलेगा, 31 अप्रैल को खत्म होगा, तो अप्रैल के बाद फिर मई आएगा, फिर मई से स्टार्ट होगा। तो समझ में आया। 1 जून से 31 अगस्त तक का, हे भगवान, ये कौन सा बच्चा है, मोहन पटेल। हे प्रभु, अब क्या हो गया। अभी बात तो शायद 28 जुलाई को किया गया था। ठीक है, 28 जुलाई को क्यों किया गया था, क्योंकि इससे पहले इंटरिम बजट आ चुका था, वो बताएंगे, मैं आप मतलब बताने वाला हूं, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये जो बजट आया था इस बार, ठीक है, जो जुलाई वाला बजट आया था, ठीक है, तो वो कौन से फाइनेंशियल ईयर का था। हाँ, इसको ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको लिखा जाता है FY, क्या फाइनेंशियल ईयर 2024-25, यही लिखा जाता है। ठीक है, 25 है जानबूझ के, क्या कह रहे हो, जानबूझ के गलत। ठीक है, अभी बात तो शायद 28, हाँ इस बार 28 जुलाई को किया गया था, क्योंकि इंटरिम बजट था बेटा, वो सरकार क्या है, मतलब चुनाव जब होता है तो उस टाइम पे इंटरिम बजट आता है, भरोसा नहीं होता ना कि कौन सी सरकार बनेगी। सुनो, 3 डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं। अच्छा ये बताओ, ये प्रपोज्ड होता है, क्या होता है बताओ, प्रपोज्ड। मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, रियल में जो बजट का मतलब होता है वो सिर्फ यही होता है, एक्चुअल में जो बजट का मतलब होता है वो यही होता है, इसके अलावा बजट का ऐसा कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है, तो रियल बजट कौन सा होता है, प्रपोज्ड, लेकिन इसके साथ में और भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, और भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं। अब इसमें ये प्रपोज्ड बजट होता है। बजट में क्या होता है, बजट में कुछ नहीं होता, बजट में ये सरकार अपना बताती है कि भाई हमारे कितने, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है, ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है, क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो इसका रिसीट कितना होगा,
इसकी रिसीविंग क्या होगी? इनकम का मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट समझ लेना, ठीक है, रिसीट मैं बोल रहा हूं। तो जो आने वाला साल है, मतलब जो ये होने वाला वित्तीय वर्ष है, इसका अनुमानित खर्चा हम कितना करेंगे, मतलब मेरी गवर्नमेंट कितना खर्चा करने वाली है देश के लिए इस साल, और कितना कमाई होगी, मतलब कितनी कमाई होगी, कितने पैसे आने वाले हैं, रिसीट कितना रहेगा, ठीक है, रिसीट कितना रहेगा। तो ये होता है मेन बजट। इसीलिए इसको बोलते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का बजट आया। लेकिन जब बजट पेश होता है तो इसमें सिर्फ यही नहीं होता है। अच्छा ये बताओ, जब बजट पेश होता है, बजट आपने बताया कब पेश होता है, बताओ बताओ। आपने बताया कि फर्स्ट फर्स्ट वर्किंग डे ना। बहुत ध्यान से सुनो। तो अगर फर्स्ट वर्किंग डे पेश हो रहा है बजट, तो जो साल चल रहा है, जो वर्ष चल रहा है, ऐसा इन्होंने 2023-24 में भी किया होगा। जो 2023-24 में किया होगा, इन्होंने पैसे नहीं, मतलब इनके पैसे कुछ आए भी होंगे और इन्होंने खर्च भी किए होंगे। इन्होंने कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकाले भी होंगे और उसमें कुछ पैसे जमा भी किए होंगे। तो ये बताओ, जब एक बार पास हो गया तो ऐसा थोड़ी ना है कि लेके भाग गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना इनकी। मतलब पैसे निकल गए तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसे कुछ भी करेंगे। तो जब इन्होंने पैसे निकाले 2023-24 में, 2023-24 में जब इन्होंने पैसे निकाले, तो वो कैसे खर्च हुए, वो खर्च हुए या नहीं हुए, ये बताएंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, बताओ। ये विवरण भी पेश किया जाता है क्या 1 अप्रैल? भाई इसमें हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, कोई बच्चा वैसे बोल नहीं ना, फिर भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि इसमें डेट ही लिख रहा हूं। तो क्या FY, भागने के चक्कर में मत पड़ना। ये ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, और बच्चे मतलब परेशान हो जाते होंगे कि सर कितना पढ़ा रहे हो, सिर्फ 5 मिनट। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब इसमें भी दो चीजें होती होंगी, जैसे यहां पे रिसीट और एक्सपेंडिचर है, ये कौन सा है, प्रपोज्ड, और ये क्या है बताओ। ये एस्टिमेटेड है, ये अनुमानित है, आने वाले टाइम के लिए प्रपोज्ड है। इसको इसीलिए इसको बोला जाता है प्रपोज्ड रिसीट एंड प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर। वैसे ही, अच्छा ये बताओ, इस फाइनेंशियल ईयर, क्या ये फाइनेंशियल ईयर पूरा हो गया है, फटाफट बताओ। क्या अब एक्चुअल में ये बता देंगे, ये एक्चुअल है क्या, ये एक्चुअल है ना, बताओ ध्यान से, बताओ ये एक्चुअल है ना। यहां पे भी रिसीट होगा। हाँ बताओ, यहां पे भी रिसीट होगा, मतलब ये इनकम होगी और रिसीट एक्सपेंडिचर होगा। तो बताओ ये एक्चुअल है, ये फाइनेंशियल ईयर तो खत्म हो गया ना, बताओ फटाफट, ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया ना, जल्दी बताओ, ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया तो इसका एक्चुअल पेश करेंगे ना, करेंगे कि नहीं, बताओ फटाफट। हम्म, एक्चुअल पेश करेंगे या नहीं। क्लास मत छोड़ना कोई, नहीं तो बजट समझ में नहीं आएगा। क्या कह रहे हो, अच्छा फंसाया गुरु जी ने। ठीक है।
हाँ सारे बच्चे एस सर बोल रहे थे। सर जब विधायक चचा जब कुछ काम के पैसे अपने जेब में डालते हैं तो इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं होती? एक बार चचा मिल जाएंगे तो पूछ लेंगे। सारे लोग बोल रहे हैं यस सर, बोल रहे हैं कि हाँ ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया। अरे कहां से खत्म हो गया? हे भगवान, अभी उठे नहीं हो ना काफी लोग सो के? दिमाग लगाओ, कहां से खत्म हो गया? फिर ये कब पेश हो रहा है? फरवरी में पेश हो रहा है। तो एक्चुअल एक्चुअल कैसे हो जाएगा? और इनको हिसाब कब तक का देना है? 31 मार्च तक का। कब खत्म होता है फाइनेंशियल ईयर? 31 मार्च तक। तो इनको हिसाब कब तक का देना है? कब तक का लेखा जोखा देंगे ये अपना? 31 मार्च तक। तो भाई ये भी एस्टिमेटेड ही है, ये भी एक्चुअल नहीं है, ये भी एक्चुअल नहीं है। और ऐसे ही होता चला आ रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जब इन्होंने पेश किया होगा, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जब इन्होंने पेश किया होगा, तो बताओ किसका किसका दिया होगा? ऐसे ही 3 सालों का नहीं दिया होगा। ठीक है, कल एक बार वापस से समझा देंगे इस बात को, लेकिन अभी समझो, कल वापस से यही पॉइंट समझाऊंगा मैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी समझोगे ही नहीं, समझो। अब यहां पे एक्चुअल आता है, ये फाइनेंशियल ईयर पूरा हुआ है, समझ में आया? क्योंकि जब 2023-24 में ये पेश कर रहे थे बजट, 2023-24 में जब पेश कर रहे थे, फिर भी फरवरी में कर रहे थे। ठीक है, अब ये मत कहना कि नहीं लास्ट फरवरी में कर रहे थे, लास्ट फरवरी में कर रहे थे, फिर भी तो मार्च बचा था ना, फिर भी एक्चुअल नहीं था। तो इसके पहले पिछले वाले ईयर का एक्चुअल नहीं था, तो 2021 का उन्होंने एक्चुअल पेश किया था। अब ये ईयर पूरा हो गया, यहां पे अनुमानित था लेकिन यहां पे पूरा हो गया है, तो इसका एक्चुअल यहां पे प्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में क्या? एक्चुअल में सिंपल सा यही रिसीट, ठीक है, रिसीट और एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं एक्चुअल रिसीट, एक्चुअल एक्सपेंडिचर। समझ में आया? बताओ फटाफट, किसको किसको कॉलेज जाना है? क्लास आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया ये पॉइंट मैं कल से वापस से समझाऊंगा, लेकिन फिर भी समझो, एकदम सिंपल कुछ नहीं है। बजट मेन क्या होता है? मेन बजट क्या है? ये, ठीक है, ये अनुमानित वर्ष के लिए फाइनेंशियल ईयर के बजट आता है। यही बोलते हैं ना लोग कि अब बजट आया है। बजट कौन सी ईयर का आया है? बोलते हैं वित्त वर्ष ये का आया है। ये बच्चा बोल रहा है अब की बार वाला एक्चुअल था। हाँ अब की बार वाला एक्चुअल है, मतलब 2024-25, देखो 2024-25 में जब बजट आया तो एक्चुअल सिर्फ एक ही पेश हुआ, तीन, ठीक है, तीन एस्टीमेट वहां पे प्रेजेंट हुए, तीन डॉक्यूमेंट्स अलग अलग प्रेजेंट हुए, एक एक्चुअल प्रेजेंट हुआ। एक्चुअल कब का? 2022-23 का। एक एस्टिमेटेड, ठीक है, एस्टिमेटेड अनुमानित, ठीक है, वो प्रेजेंट हुआ, वो कौन से ईयर का? 2023-24 का। और प्रपोज्ड, मतलब कितना आएगा भविष्य में, क्या होगा, वो बीच वाला समझ में नहीं आया? ये तो एकदम सिंपल है बेटा। मैं कह रहा हूं, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं कह रहा हूं तीन डॉक्यूमेंट्स पेश करते हैं। पहली बात कि आने वाले, मतलब जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है वहां पे कितने खर्चे होंगे सरकार से और कितना पैसा आने वाला है। समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया होगा, एकदम सिंपल है। ये भी एस्टिमेटेड है, क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर जब ये पेश कर रहे हैं, ये कब पेश कर रहे हैं बताओ? ये जो बजट पेश कर रहे हैं 2024-25 के लिए, ठीक है, सुनो, अब ये फाइनेंशियल ईयर कब पूरा होता है? ये फाइनेंशियल ईयर पूरा होता मार्च को, देखो मार्च 31 को, ठीक है, मतलब 31 मार्च 2024 को पूरा होता है। लेकिन ये बजट जो पेश कर रहे हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च 2024 तक का, ये कब पेश कर रहे हैं? ये फरवरी में कर रहे हैं। कब कर रहे हैं बात बताओ, ध्यान से देखो। ये फेब में कर रहे हैं। फेब क्या? फेब 2024 में कर रहे हैं ना, 2024 में तो 24-25 का करेंगे। अब आप मेरी बात बताओ, जब ये फरवरी में ही कर रहे हैं तो ये मार्च तक का एक्चुअल हिसाब कैसे दे देंगे? मतलब अभी तो खर्च है ना, अभी तो 1 महीने ये और चलाएंगे, तो एक्चुअल हिसाब कैसे देंगे? तो एक्चुअल आया नहीं, ये एस्टिमेटेड है, ये भी अनुमानित है, ये सिर्फ अनुमानित है, एस्टिमेटेड है। समझ में आया? बीच वाला अभी समझ में आया? कुछ नहीं होता, होता है रिसीट और एक्सपेंडिचर ही है, बट ये अनुमानित है। ठीक है, और जब ये इन्होंने पेश किया होगा पिछली बार तो भी अनुमानित ही किया होगा। तो समझ में आया? तो एक्चुअल करेंगे इससे पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर का, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया होगा? ठीक है, बस करें, क्लियर हो गया? ठीक है, वैसे भी नहीं समझ में आया है तो एक बार पूछ लेना वापस से, कोई दिक्कत नहीं।
पास्ट है फाइनेंशियल ईयर 22-23 जिसका एक्चुअल प्रपोज किया गया है प्रेजेंट, प्रेजेंट है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और फ्यूचर है फाइनेंशियल। बिल्कुल, एक मेरा बच्चा कह रहा है ये पास्ट है, ये प्रेजेंट चल रहा है, मतलब प्रेजेंट का है, और ये फ्यूचर का है। एकदम ग्रेट। मतलब इस तरीके से राज पांडे, हाँ ठीक है, इस तरीके से बहुत अच्छा, मतलब आप चीजें जब समझ में आती है ना तो वो कमेंट में लिखो बस। ठीक, हाँ बेटे बस बस, ठीक है, किसी का कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, डाउट होगा भी तो कर लेते हैं आज, मतलब थोड़ा ज्यादा ही हो गया। एक बच्चा बोल रहा है एक्चुअल कितना कितना हुआ था, एस्टिमेटेड कितना हुआ होगा, और अप्रोच्ड कितना, सॉरी प्रपोज्ड कितना होगा। बिल्कुल सही, ग्रेट। ठीक है, बस करें, आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, पेन रख दी, खुश सो जाओ अब नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस हो गया आज के लिए, बस इतना काफी है। किसी का कोई डाउट है? एक बच्चा बोल रहा है सर हर बार फरवरी में ही दिया जाता है। नहीं, इससे पहले लास्ट फरवरी को पेश होता था। ठीक है, बाय बच्चे, लास्ट फरवरी में पेश होता था, लेकिन गवर्नमेंट जैसे मान लो कोई चुनाव वगैरह आ गया तो इंटरिम बजट आता है, एक बार इंटरिम बजट पेश होता है, होता फरवरी में ही है। तो इंटरिम बजट हो गया, फिर सरकार नई बनी, तो जब सरकार नई सरकार आएगी तो वो अलग से, मतलब जो इंटरिम बजट आया है ना तो सरकार उसको कंटिन्यू भी कर सकती है और अलग से भी पेश कर सकती है। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है? ठीक है, बाय बाय बच्चे, खुश रहो सभी लोग। किसी का कुछ डाउट है तो पूछो, आई एम हियर फॉर 1 more minute फॉर यू। हाँ, फटाफट पूछो जल्दी। अच्छा, राहुल बोल रहे हैं पढ़ाई हो तो ऐसी कि टाइम का पता ही ना लगे। नहीं, मुझे फील होने लगता है, क्योंकि बच्चे ना, कुछ बच्चे का दिमाग घड़ी पे भी जाता रहता है, बहुत बहुत सारे बच्चों का, मतलब कुछ और भी वर्क होता है, कॉलेज जाना होता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो नो डाउट। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। पढ़ो और थोड़ा सा रिवाइज करो, ये पॉइंट एक बार जाके रिवाइज कर लेना। ठीक है, मेरा एक बच्चा बोल रहा है ये तीनों समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, कल समझा देंगे वापस से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कल क्लास में आ जाना, नहीं तो समझ में नहीं आया और फिर उसके बाद फिर से गायब। सर ये पूरा प्रोसेस संविधान में मेंशन है। प्रोसेस नहीं मेंशन है मेरे बच्चे, प्रोसेस मेंशन करने लगेंगे ना तो संविधान को फिर ट्रक से लाना पड़ेगा, वो क्रेन से उठवाना पड़ेगा। ठीक है, प्रोसेस नहीं मेंशन है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो बाय। बाय, टेक केयर, सभी अच्छे से पढ़ो।